एपिसोड 510 टू 520। अध्याय 511। जब अतीत भविष्य को रोशन करना बंद कर देता है तो आत्मा अंधकार में भटकती है। भाग 1। 20,000 गॉड पॉइंट्स। 25, 30। विलियम ने ऑक्शन हाउस ऑफ द गॉड्स के अंदर अपने वीआईपी बॉक्स में बैठे हुए शोरगुल भरे माहौल को देखा। ये वह स्थान था जहां देवताओं के अनुयायी और स्वयं देवता अपनी पसंद की वस्तुओं के लिए बोली लगाते थे। स्वाभाविक रूप से देवताओं पर कुछ प्रतिबंध थे जो उन्हें किसी भी वस्तु पर बोली लगाने से रोकते थे। क्योंकि मुद्रा के रूप में गॉड पॉइंट्स का उपयोग किया जाता था, इसलिए देवताओं को स्पष्ट रूप से लाभ था। स्थिति को संतुलित करने के लिए एक स्पष्ट नियम बनाया गया कि कुछ वस्तुएं केवल उनके अनुयायियों द्वारा ही खरीदी जा सकती थीं। देवताओं की नीलामी दो समय सारणी में विभाजित थी, सुबह की नीलामी और शाम की नीलामी। सुबह की नीलामी केवल उनके अनुयायियों के लिए थी, वहीं शाम की नीलामी में देवता और उनके अनुयायी दोनों अपनी मनचाही वस्तुओं के लिए बोली लगा सकते थे। इस समय विलियम एक महंगे सोफे पर बैठा था, लिली का सिर उसकी गोद में टिका हुआ था और वह अपनी नीलाम की गई वस्तु के प्रकट होने का इंतजार कर रहा था। जी हाँ, यह एक ऐसा स्थान भी था जहां देवता और उनके चुने हुए उम्मीदवार आपस में मिल सकते थे और एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से देख सकते थे। इस्सी और डेविड भी विलियम के साथ वीआईपी कमरे में थे और उनके सोफे के बगल में विशेष सीटों पर बैठे थे। विलियम लिली के बालों को हल्के से सहला रहा था और साथ ही वह चल रही बोली प्रक्रिया को सुन रहा था। अगर लोली देवी के चेले इस प्यारी लोली को देख लेते तो वे निःसंदेह हंगामा खड़ा कर देते और विलियम को रसोई के चाकुओं से गोदकर मार डालने की साजिश रचते। 60,000 गॉड पॉइंट्स। एक बार, दो बार बोली लगाने वाले नंबर 69 को बेचा गया। खूबसूरत नीलामीकर्ता ने मुस्कुराते हुए अपना छोटा लकड़ी का हथौड़ा उठाया और उसे अपनी मेज पर जोर से मारा, जो सौदे के अंत का संकेत था। इस समय विलियम एक भिखारी की तरह था। उसने सेफेरोन को कुछ सेकंड के लिए सील करने में अपने सारे गॉड पॉइंट्स खर्च कर दिए थे। इससे सिस्टम को इसे नीलामी घर में नीलाम करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया था। उनकी एंट्री की पुष्टि मिलने के बाद नीलामी घर ने उन्हें एक वीआईपी कमरा दिया, क्योंकि उन्होंने नीलामी के लिए जो वस्तु भेजी थी वह बहुत ही लोकप्रिय थी। स्वाभाविक रूप से विलियम के प्रिय देवता भी इस अवसर का लाभ उठाने से नहीं चूके और सिल्वर मून महाद्वीप के अर्धदेव अग्नि फीनिक्स सेफेरोन को खरीदने के लिए इस होड़ में शामिल हो गए। नीलामी घर का माहौल बेहद जीवंत था। कई बार विलियम का मन हुआ कि वह किसी वस्तु पर बोली लगाए, लेकिन फिलहाल उसके पास गॉड पॉइंट्स नहीं थे। हालांकि इससे लिली और डेविड उसके साथ थे, फिर भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उनसे एक और उधार मांग सके। विलियम पर अभी भी उन दोनों का 2 लाख गॉड पॉइंट्स का कर्ज था और वह उनकी दयालुता का दुरुपयोग नहीं करना चाहता था। जैसे जैसे बोली लगाने की होड़ तेज होती गई, घंटे बीतते गए। विलियम घबरा गया क्योंकि उसने अब तक अधिकतम 10 लाख गॉड पॉइंट्स ही जमा किए थे, लेकिन उसने उन सभी का इस्तेमाल अमर भूमि को अपने राज्य में मिलाने के लिए कर लिया था। इस समय कीमियागर भगवान द्वारा स्वयं बनाई गई 1 दर्जन जागृति की गोलियों की नीलामी हो रही थी और कीमत पहले ही 2 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। जागृति की गोली एक विशेष गोली थी जो मनुष्यों को उनकी छिपी हुई क्षमता को उजागर करने की शक्ति देती थी, जिसे सामान्य तरीकों से प्रकट नहीं किया जा सकता था। यह एक ऐसी गोली थी जिसे देवता अपने पास रखना पसंद करते थे ताकि वे अपने वफादार अनुयायियों को वितरित कर सके और उन्हें उन लोकों में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सके जहां वे वर्तमान में निवास कर रहे हैं। जागरूकता की गोलियां प्रतिष्ठित बोलीदाता नंबर 007 को 5 मिलियन गॉड पॉइंट्स में बेची गईं। विलियम को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि जब नीलामीकर्ता सम्मानित बोलीदाता शब्द कहता था तो इसका मतलब था कि बोली जीतने वाला कोई भगवान था। इन सम्मानित बोलीदाताओं ने कई वस्तुएं खरीदी थीं और कभी कभी उनकी बोली प्रक्रिया करोड़ों में पहुंच जाती थी। और अब हम आज रात के कार्यक्रम के सबसे खास आकर्षण की ओर बढ़ते हैं। खूबसूरत नीलामीकर्ता ने घोषणा की। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और एक प्रोजेक्शन में फीनिक्स पक्षी की छवि दिखाई दी। ये पौराणिक जीव अर्धदेवता श्रेणी का है, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। बोली 5 मिलियन गॉड पॉइंट से शुरू होती है, जिसमें न्यूनतम वृद्धि 1 मिलियन की होगी। विलियम की गोद में सिर रखे लिली ने शरारती चमक के साथ अपना सिर उठाया। वह नीलामी में इसलिए आई थी क्योंकि वह फीनिक्स सेफेरोन को खरीदना चाहती थी, ताकि उसे ऐसा सबक सिखा सके जिसे वह कभी न भूले। जैसे ही मेजबान ने घोषणा की कि अब बोली लगाने का समय आ गया है, लिली ने तुरंत अपना हाथ उठाया और अपनी बोली बताई। 6 मिलियन गॉड पॉइंट्स। लिली चिल्लाए। 70 लाख, 8 लाख, 9 मिलियन। विलियम अपनी खुशी को रोक नहीं पाया क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक अर्धदेव को इतनी ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है।
मुझे ड्राउन को भी पकड़ लेना चाहिए था, विलियम ने सोचा। उस अर्ध एल्फ को प्राचीन गोलेम से कोई लगाव नहीं था। हालांकि सिल्वरमून महाद्वीप की खातिर उसने अपनी योजना पर अमल नहीं किया। अब जबकि सेफेरोन का अस्तित्व समाप्त हो चुका था और एनरू को उसकी शक्तियों का उपयोग करके एक डार्क किलिन में बदल दिया गया था, सिल्वरमून महाद्वीप के संरक्षकों ने अपनी शक्तियों का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था। अगर विलियम के माता पिता अभी भी एल्फ महाद्वीप में नहीं होते तो वह गार्डियंस पर जरा भी दया नहीं दिखाता और उन सभी को पकड़ लेता। इसके अलावा स्कायला ने उसे बताया था कि दानव अभी भी सिल्वरमून महाद्वीप पर नजर रखे हुए हैं। एल्व्स को अभी भी अपनी भूमि की रक्षा के लिए बचे हुए रक्षकों की आवश्यकता है। फिलहाल उनकी अनुपस्थिति में सिल्वरमून महाद्वीप की रक्षा के लिए केवल एंट्राजा माइरेंडोर ही शेष हैं। एल्व्स के लिए सौभाग्य की बात यह थी कि दानवों को यह पता नहीं था कि सेफेरोन को बंदी बना लिया गया है और अन्य संरक्षक दक्षिणी महाद्वीप में फंसे हुए हैं। बेशक उन्हें एल्व्स की गतिविधियों के बारे में पता था, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि एल्व्स द्वारा बनाया गया पोर्टल एक तरफा था। इसका मतलब यह था कि यद्यपि एल्फ सेना दक्षिणी महाद्वीप में आ सकती थी, लेकिन वे चाहकर भी वापस नहीं जा सकते थे। 10 मिलियन। लिली ने अन्य देवताओं को अपने खिलाफ लड़ने से रोकने के लिए साहपूर्वक बोली लगाई। हालांकि उसकी प्यारी आवाज उस समय शांत हो गई जब नीलामी घर में एक स्पष्ट और तीखी आवाज गूंज उठी। 30 मिलियन। लिली और अन्य देवताओं ने आवाज की दिशा में अपना सिर घुमाया। उनकी नजर दूर हवा में तैरते एक साधारण से वीआईपी कमरे पर पड़ी। कमरे के पर्दों के कारण बोली लगाने वाले की पहचान करना असंभव था। कुछ देवता ऐसे भी थे जो नीलामी घर में आकर अपनी पहचान गुप्त रखना पसंद करते थे। इससे उन्हें उन अन्य देवताओं द्वारा अलग किए बिना स्वतंत्र रूप से बोली लगाने की सुविधा मिलती थी जो उसी वस्तु को खरीदना चाहते थे। 30 मिलियन। नीलामीकर्ता ने मुस्कुराते हुए दोहराया। और कोई। नीलामी घर के अंदर निराशा की कुछ आहें गूंजी और लिली की आह भी उनमें से एक थी। हमें तो बड़ा खर्च करने वाला मिल गया। लिली ने दूर स्थित वीआईपी कमरे की ओर देखते हुए अपने नाखून चबाए। मुझे लग रहा है कि अगर मैं ज्यादा बोली भी लगाऊं तो भी वह मुझसे ज्यादा बोली लगा देगा। लोली देवी के बगल में बैठे विलियम ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं, आपको बोली बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मौजूदा कीमत मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। इतना ही काफी है। लिली ने सोफे पर पीछे की ओर झुकते हुए सिर हिलाया और विलियम को उसे लाड़ प्यार करने दिया। एक बार ही जा रहा हूं, 2 बार जा रहे हैं। बिका हुआ। हथौड़े की जोरदार आवाज ने नीलामी के अंत का संकेत दिया। विलियम ने वीआईपी कक्ष की ओर एक नजर डाली जिसने सेफेरोन के लिए 30 मिलियन की बोली लगाई थी और कृतज्ञतापूर्वक अपना सिर झुकाया। नीलामी घर ने नीलाम की गई प्रत्येक वस्तु पर 5% की कटौती की, जिससे विलियम के पास 28,500 गॉड पॉइंट्स बचे। बड़े भाई, अब आप अमीर हो गए हैं। लिली ने मुस्कुराते हुए विलियम को गले लगाते हुए कहा। इस्सी और डेविड ने भी सहमति में सिर हिलाया। वे विलियम की इस हिम्मत की प्रशंसा करते थे कि उसने एक अर्धदेव को देवताओं के नीलामी घर में भेजा। जब से विलियम ने अलांडोर के पशु साथी सिल्वर ड्रैगन डियोलरियूस को नीलामी घर भेजने के अपने पहले प्रयास में सफलता प्राप्त की थी, तब से हाफ एल्फ ने इसे अपने विरोधियों से निपटने के साधन के रूप में उपयोग करने पर विचार किया था। एकमात्र खामी ये थी कि विलियम ने वे पॉकेट क्यूब्स भी खोद दिए जिनका इस्तेमाल उसने उन्हें पकड़ने के लिए किया था। फिलहाल उसके पास केवल 4 पॉकेट क्यूब बचे थे। उनमें से एक पहले से ही इस्तेमाल में था और उसमें हॉबगोब्लिन आर्केन डॉक्टर जेरेक्स मौजूद था। नोट: पहले जेरेक्सिस केवल एक हॉबगोब्लिन विद डॉक्टर था। हालांकि विलियम का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उसका रैंक बढ़ गया और वह सफलतापूर्वक विकसित होकर हॉबगोब्लिन आर्केन डॉक्टर बन गया। उसने पहले ही अनुबंधों के देवता सैनकस से पूछा था कि क्या उसे प्रतिस्थापन मिल सकते हैं, लेकिन सैनकस ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अनुबंध के देवता ने विलियम से कहा कि उन्होंने उसे नियमों के अनुसार अधिकतम राशि पहले ही दे दी है और अधिक देने से वह मुश्किल में पड़ जाएगा और वे जोखिम नहीं लेना चाहते थे। विलियम को अफसोस था क्योंकि वह इस रणनीति का बार बार इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हालांकि यह अफसोसजनक था, विलियम को सेफेरोन को देवताओं के नीलामी घर में नीलाम करने का कोई अफसोस नहीं था। हाल ही में एल्व्स बहुत अहंकारी हो गए थे और उन्हें सबक सिखाना जरूरी था। अपने अर्धदेवता की सुरक्षा के बिना और अपने एक संरक्षक को खोने के बाद उन्हें फिर कभी किसी पर युद्ध छेड़ने की योजना बनाने से पहले 3 बार सोचना पड़ेगा। विलियम जानता था कि कल्पित बौने अब पहले की तरह मनमानी नहीं करेंगे। एक अर्धदेवता की चेतावनी ही असली मायने में कारगर थी। इसके बिना दानव जाति के एक और आक्रमण के डर से कल्पित बौनों के पास अपनी रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता।
लिली, क्या मेरे लिए किसी भगवान से सौदा करना संभव है? विलियम ने पूछा। मैं अपने गॉड पॉइंट्स का इस्तेमाल कुछ लोगों को मुक्त कराने के लिए करना चाहता हूँ। कुछ लोगों को रिहा कर दें। लिली ने हैरानी से अपना सिर झुकाया। विलियम क्या करने की योजना बना रहा है, इसका उससे पूर्वाभास हो गया था, इसलिए डेविड के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसी कारण उसने अपने अनुमान की पुष्टि करते हुए हाफ एल्फ के कंधे पर हाथ रखा। क्या ये झू और शा के बारे में है? डेविड ने पूछा। विलियम ने सहमति में सिर हिलाया। बगल में खड़ा इससे अपने सीने पर हाथ बांधकर मन ही मन एक योजना बनाने लगा। क्यों न आप मुझे यह मामला संभालने दें? इससे ने प्रस्ताव रखा। मैं जेड सम्राट का अच्छा मित्र हूं। मैं आपके लिए सिफारिश करूंगा और आज ही मुलाकात करवाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद भाई इससे। ये तो बस एक छोटी सी बात है। इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। विलियम को उन 2 राक्षसों की याद आई जिन्होंने दिव्य सेना के खिलाफ लड़ाई के दौरान उसकी मदद की थी। वह उन दोनों का ऋणी था और लाल बालों वाला वह व्यक्ति उन दोनों का एहसान पूरी तरह चुकाना चाहता था। मैं तुम दोनों के लिए बस यही कर सकता हूं, विलियम ने सोचा। आगे के जीवन में तुम दोनों को सुख मिले। विलियम की इच्छा थी कि झू और शा पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करें। वह जानता था कि यही उन दोनों के लिए एक नई शुरुआत का एकमात्र रास्ता है और विलियम उनकी स्वतंत्रता के लिए कीमत चुकाने को पूरी तरह से तैयार था। उसे बस यही उम्मीद थी कि जेड सम्राट उसकी विनती सुन लेंगे। उन्हें उम्मीद थी कि वह अपने उन 2 वफादार साथियों के प्रति दया और करुणा दिखाएंगे जो हमेशा उनके उद्देश्य के प्रति निष्ठावान रहे थे। अध्याय 512। जब अतीत भविष्य को रोशन करना बंद कर देता है तो आत्मा अंधकार में भटकती है, भाग 2। नरक की गहराइयों में कई योद्धा व्यवस्थित ढंग से दौड़ रहे थे। ये स्वर्गीय सेना के सदस्य थे जो विलियम को स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने से रोकने में असफल रहे थे। जेड सम्राट ने सजा देने में नरमी बरती और उन्हें केवल 2 साल तक नरक में प्रशिक्षण लेने के लिए कहा, जिसके बाद वे अपने कर्तव्यों पर लौट सकते थे। विलियम के इस प्रयास में मदद करने वाले झू और शा को भी उनके कृत्यों के दंड के रूप में नरक में डाल दिया गया था। सुअर दानव और रेत दानव एक साथ शराब पीने के दुर्लभ अवसर का आनंद ले रहे थे, तभी जेड सम्राट के निजी सहायकों में से एक उनके बगल में प्रकट हुआ। झू और शा, जेड सम्राट ने एक फरमान जारी किया है, सहायक ने संक्षिप्त स्वर में कहा। झू और शा तुरंत जमीन पर घुटने टेककर उस आदेश को सुनने लगे जो उस प्रभु ने दिया था जिसकी वे हजारों वर्षों से सेवा कर रहे थे। आज से आप दोनों को आधिकारिक क्षमादान दिया जाता है, सहायक ने घोषणा की। आपको पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करने और नए जीवन की शुरुआत करने का अवसर भी दिया जाता है। जेड सम्राट ने यह भी वादा किया है कि 1000 वर्षों के बाद जब आप दोनों अपना जीवन पूर्ण रूप से जी लेंगे तो वह आपको एक बार फिर अपने अधीन सेवा करने का अवसर देंगे। झू और शा ने अविश्वास से एक दूसरे की ओर देखा। वे तो हमेशा के लिए नरक में रहने के लिए तैयार हो चुके थे और फिर भी अचानक एक चमत्कार हो गया था। शा, क्या मैं सपना देख रही हूं? झू ने पूछा। जवाब देने के बजाय शा ने झू के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। सुअर दानव दर्द से कराह उठा और उसने अपने सूजे हुए चेहरे को सहलाते हुए कहा, ओइंक, मैंने तो अभी तुमसे पूछा था कि क्या मैं सपना देख रहा हूं। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? चोट लगी क्या? अरे, जाहिर है दर्द हुआ होगा। ओइंक, तो फिर यह सपना नहीं है। शा खिलखिलाकर हंसी। ये सपना नहीं है, हम आजाद हैं। जेड सम्राट ने हमें क्षमा कर दिया है। रेत का दानव दिल खोलकर हंसा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही देर बाद झू भी अपने दोस्त के साथ हंसने और रोने लगा। सहायक ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखा। चुपके से वह उस समय मौजूद था जब उन 2 राक्षसी जीवों ने विलियम को स्वर्गीय सेना के खिलाफ लड़ने में मदद की थी, और वह उनसे थोड़ी ईर्ष्या भी करता था क्योंकि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने विश्वास के लिए लड़ाई लड़ी थी। कुछ मिनट बाद दोनों शांत हो गए और उन्होंने अपना ध्यान उस सहायता पर केंद्रित कर लिया जो धैर्यपूर्वक किनारे पर प्रतीक्षा कर रही थी। तो, क्या आप दोनों पुनर्जन्म लेने के लिए तैयार हैं? सहायक ने पूछा। झू और शा ने जवाब देने से पहले एक दूसरे की तरफ देखा। क्या जेड सम्राट को एक बार देखना संभव है? शा ने पूछा। झू सांस रोककर सहायक की ओर देखता रहा और उस व्यक्ति के जवाब का इंतजार करता रहा। जेड सम्राट ने मुझे 2 आदेश दिए थे, सहायक ने उत्तर दिया। पहला आदेश यह है कि मैं आप दोनों के साथ पुनर्जन्म चक्र में जाऊं। दूसरा आदेश यह है कि यदि आप उनसे मिलना चाहें तो मैं आप दोनों के साथ जेड महल में उनसे मिलने जाऊं। इसके बाद सहायक ने अपना हाथ हिलाया और आकाश से एक भव्य रथ नीचे उतर आया। आइए, सहायक ने इशारा किया। जेड सम्राट जेड महल में आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। योजक चिन्ह।
विलियम ने जैड महल से निकलते समय स्थिर कदमों से चलना शुरू किया। अपने गॉड पॉइंट्स प्राप्त करने के बाद उसने सबसे पहले झू और शा की स्वतंत्रता के लिए जैद सम्राट से बातचीत की। पहले तो जैद सम्राट ने नखरे दिखाए, लेकिन अंत में वह मान गए। हालांकि झू और शा की आजादी की कीमत बहुत भारी थी, 24 मिलियन गॉड पॉइंट्स। यही वह कीमत थी जो जैद सम्राट ने विलियम को बताई थी। उन्हें लगा था कि इस रकम से लड़का मान जाएगा, लेकिन जैद सम्राट को आश्चर्य हुआ कि विलियम मान गया और उसने उनसे मोलभाव करने की जहमत तक नहीं उठाई। जैद सम्राट दूर से उस लाल बालों वाले लड़के को तब तक देखता रहा जब तक विलियम उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। उसे आधे घंटे पहले उन दोनों के बीच हुई बातचीत याद आई और उसने आह भरी। शायद यही भाग्य है, जैद सम्राट ने बुदबुदाते हुए कहा। यही उनका कर्म है। विलियम द्वारा झू और शा की आजादी के लिए जैद सम्राट को राशि का भुगतान करने के बाद जैद महल के शासक ने हाफेल्फ से पूछा कि वह 2 अपराधियों के लिए इतनी दूर क्यों जा रहा है। विलियम के जवाब से जैद सम्राट को यह एहसास हुआ कि लड़का ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों के प्रति अपने ऋण को चुकाना जानता था। सच्चे दोस्त हमेशा मदद का रास्ता ढूंढ लेते हैं, विलियम ने जवाब दिया। झूठे दोस्त हमेशा बहाने बनाते हैं। झू और शाह ने मुझ पर ऐसा एहसान किया है जिसका बदला किसी भी गॉड पॉइंट से नहीं चुकाया जा सकता। मैं हमेशा से उन दोनों को आज़ाद करना चाहता था क्योंकि मैं जानता हूं कि वे दोनों अच्छे लोग थे। विलियम ने अपनी मुट्ठी अपनी छाती पर रखी और जैद सम्राट को प्रणाम किया। हे महाराज, कृपया इन्हें स्वतंत्रता प्रदान करें। इन्हें पुनर्जन्म लेने दें और इन पर अपना आशीर्वाद बरसाएं। इन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। अब इनके लिए पुनर्जन्म के चक्र में लौटने का समय आ गया है। विलियम का जवाब सुनने के बाद जैद सम्राट ने तुरंत एक फरमान लिखा और उसे अपने निजी सहायक को सौंप दिया। उन्होंने उसे तुरंत अपने आदेश का पालन करने का भी निर्देश दिया। सम्राट के निजी सहायक के जाते ही लाल बालों वाला लड़का भी महल से निकल गया। हेस्टिया में अभी भी कुछ काम थे जो उसे करने थे और युद्ध के बाद के हालातों से भी निपटना बाकी था। आत्मसमर्पण करने वाले कल्पित बोने अब ग्लैडियोलस शहर के अंदर तैनात थे। विलियम ने उन्हें शहर की दीवारों की मरम्मत के साथ साथ युद्ध के दौरान नष्ट हुए भवनों और घरों की मरम्मत में मदद करने का काम सौंपा था। क्रेटोर सेना का अधिकांश भाग अनायशा राजवंश में लौट आया था। महारानी सिडोनी, एवेक्सियस, राजकुमार जेसन, क्रेटोर साम्राज्य के रक्षकों और 1 लाख कुलीन सैनिकों को छोड़कर। उनके वहां रुकने का कारण विलियम को कुछ ऐसे नियम बनाने में मदद करना था जिन्हें पूरे महाद्वीप में लागू किया जाएगा जब तक कि महाद्वीपीय जादू का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता। ताकाम ने विलियम को बताया था कि यह 1 से 2 साल के भीतर कभी भी समाप्त हो सकता है, इसलिए चीजों के सामान्य होने में अभी भी कुछ समय लगेगा। विलियम जैसे आलसी व्यक्ति के लिए इससे निपटना एक झंझट था। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि वह हेलेन साम्राज्य का मनोनीत नेता था। इस बार उसे अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की अनुमति नहीं थी। 10,000 देवताओं के मंदिर में कहीं सिल्वर मून महाद्वीप के अर्धदेव सेफेरोन भय और हताशा से चीख उठा जब एक अलौकिक सुंदरता मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, उस दिव्य सुंदरी ने चिढ़ाते हुए लहजे में कहा। मैं तुम्हें भला कैसे चोट पहुंचा सकती हूं? तुम्हारी अभी भी एक भूमिका बाकी है। उस महिला ने अपना हाथ बढ़ाकर उस विशेष पिंजरे में तड़पते हुए फीनिक्स पक्षी को छूने की कोशिश की जिसने उसके भाग्य का फैसला कर दिया था। जैसे ही उस पतले और कोमल हाथ ने फीनिक्स के शरीर को छुआ, कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ। उसके पूरे शरीर को घेरे हुए धधकती लाल लपटों में अचानक बदलाव आया। जिस जगह महिला ने उसे छुआ था वहीं से काली लपटें फूटने लगीं। जल्द ही ये काली लपटें उसके पूरे शरीर में फैल गईं और सेफेरोन चीखने चिल्लाने लगा और अपनी पूरी ताकत से छटपटाने लगा। संघर्ष करना भी अच्छा है, महिला ने हंसते हुए कहा। मुझे जीवित प्राणियों का अंतिम संघर्ष देखना अच्छा लगता है। उनके जीवन की अंतिम चिंगारियों को काले रंग में रंगते देखना वाकई एक अद्भुत दृश्य है। काली लपटों ने सेफेरोन के पूरे शरीर को घेरने से पहले उसने आखिरी बार बेबस होकर चीख मारी। 2 मिनट बाद ब्लैक फीनिक्स ने अपने पंख फैलाए और अपने सामने खड़ी महिला को घूरने लगा। इसका पुनर्जन्म हुआ था और रूपांतरण के बाद इसकी शक्ति भी बढ़ गई थी। फिर इसने अपने नए स्वामी के समक्ष आज्ञाकारी भाव से सिर झुकाया और दास्ता का स्वर निकाला। चिंता मत करो, महिला ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अभी समय नहीं आया है, लेकिन निश्चिंत रहो, तुम अपनी दुनिया में वापस लौट पाओगे और दूर दूर तक अपने पंख फैला पाओगे। हाँ, अभी समय अनुकूल नहीं था। देवी दूर तक देखती रहीं और उनके होठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उन्होंने देखा कि एक अर्धएल्फ देवलोक छोड़कर अपनी दुनिया में लौट रहा है।
आदिम देवी ने अपना ध्यान मंदिर पर केंद्रित किया और कामुकता की देवी पर अपनी दृष्टि टिका दी। उन्होंने कुछ सेकंड के लिए लेडी इरोस को घूरा, फिर अपना ध्यान महिला योद्धाओं की देवी एस्ट्रिड की ओर मोड़ दिया। नासमझ लड़की, आदिम देवी ने कोमल स्वर में कहा, आग से खेलोगी तो जल जाओगी, लेकिन ये भी अच्छा है, तुम और तुम्हारा भाई मिलकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी करो। आदिम देवी ने अनजाने में ही उत्सुकता से अपने होंठ चाट लिए, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यंजन धीरे धीरे पक रहा हो और उसमें मसाले मिल रहे हों। वह उस भोज की प्रतीक्षा कर रही थी जिसमें वह तब शामिल होगी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब अतीत भविष्य को रोशन करना बंद कर देता है तो आत्मा अंधकार में भटकने लगती है। आदिम देवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। पेनड्रागन, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं कि तुम मेरी दुनिया को रोशन करो। मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम मेरे साथ अंधकार में बैठो। खंड 3 का अंतःधर्मी लोगों का क्रोध। अध्याय 513, अंत के बाद की शुरुआत। दक्षिणी महाद्वीप में एल्व्स के खिलाफ हुए युद्ध को 2 साल से अधिक समय बीत चुका था। विलियम को लगा था कि जादू का असर खत्म होने में पूरे 2 साल लगेंगे, लेकिन महाद्वीपीय जादू की शक्ति खत्म होने में केवल 15 महीने ही लगे। उस दिन बहुत आंसू बहाए गए, न केवल हेलेन राज्य में बल्कि अन्य 3 राज्यों में भी। जो लोग मूर्ति बन गए थे उनके लिए तो बस एक पल ही बीता था, लेकिन जो लोग बच गए थे उनके लिए 1 साल से भी अधिक का कष्ट सहना पड़ा था। उस दौरान कई बच्चों की मौत हो गई थी। उनके माता पिता को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वे पूरी तरह टूट गए और आसमान की ओर देखकर रोने लगे। यदि सिल्वरमून महाद्वीप के संरक्षक न होते तो युद्ध में जीवित बचे हजारों कल्पित बोनेजेलान राजवंश के नागरिकों के क्रोध के कारण अपनी जान गंवा सकते थे। सौभाग्यवश मिनोटॉर जाति ने हस्तक्षेप किया और एल्व्स को अपने जहाजों पर लौटने और सिल्वरमून महाद्वीप की ओर वापस जाने की अनुमति दी। उन्होंने एल्व्स की रक्षा के लिए हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि ड्राउम नरसंहार शुरू करने की कगार पर था। प्राचीन गोलेम अभी भी एक छद्म देवता था और नरसंहार करने में पूरी तरह सक्षम था। जादू का असर हटने के 1 महीने बाद अनायशा और जेलान राजवंशों में मृतकों के सम्मान में स्मारक स्थापित किए गए। फ्रीसिया साम्राज्य ने भी ऐसा ही किया था। महारानी सिडोनी ने अपने आकर्षण का इस्तेमाल करते हुए अनायशा राजवंश के शाही परिवार और रईसों को प्रभावी ढंग से वश में कर लिया था। इसके बाद उन्होंने महारानी पद से इस्तीफा दे दिया और सिंहासन अपने छोटे भाई राजकुमार कल को सौंप दिया और उन्हें अनायशा राजवंश का नया सम्राट बना दिया। स्वाभाविक रूप से ये परिवर्तन सुचारू नहीं था, क्योंकि अभी भी ऐसे लोग थे जो नए सम्राट का विरोध कर रहे थे। लेकिन महारानी सिडोनी कौन थी? वह अनायशा राजवंश के संरक्षक पशु की सहेली थी। इतना ही नहीं, क्रेटोर साम्राज्य के रक्षकों ने ये सुनिश्चित किया कि आगे कोई समस्या न हो। उन्होंने गुप्त रूप से उन लोगों का सफाया कर दिया जिन्होंने सम्राट काल के शासन को मजबूत करने के लिए पर्दे के पीछे विद्रोह भड़काने की हिम्मत की थी। मुख्य नेताओं के हारने के बाद विपक्ष ने अंततः आत्मसमर्पण कर दिया और राज्य में एक बार फिर शांति का राज कायम हो गया। योजक चिन्ह। इसी बीच मिडेगार्ड में कहीं झील के बीचों बीच स्थित एक छोटे से द्वीप पर चुंबन की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हल्के नीले बालों वाली एक खूबसूरत महिला और चांदी जैसे बालों वाला एक आकर्षक किशोर इस समय प्रेम प्रसंग में मग्न थे। उनके कपड़े बहुत पहले ही उनके बगल में पड़े हुए थे और लेडी ऑफ द लेक के होठों से समय समय पर आनंद से भरी आवाज निकल आती थी। मैं तुमसे प्यार करता हूं, ऐश, विलियम ने अपने प्रेमी को कसकर गले लगाते हुए कहा। मैं तुमसे प्यार करता हूं। ऐश का शरीर सिहर उठा क्योंकि जिस क्षण चांदी जैसे बालों वाले युवक ने उसके प्रति अपने प्रेम की घोषणा की, उसी क्षण वे दोनों एक हो गए। विलियम के मजबूत और लचीले शरीर ने उसे नीचे दबा दिया, लेकिन उसे अस्वीकार करने के बजाय उसने उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। आधे एल्फ ने जल्दबाजी नहीं की और अपनी प्रेमिका की कमजोरियों पर वार करके उसे संतुष्ट किया। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने सपने में प्रेम किया था, लेकिन हर बार जब उन्होंने ऐसा किया तो दोनों ने इसका भरपूर आनंद उठाया। विलियम उसे अनगिनत बार शिखर पर ले गया जब तक कि ऐश ने उससे रुकने की विनती नहीं की। तुम्हारा शरीर कैसा है? तुम तो बिल्कुल बेमिसाल हो, ऐश ने हौंफते हुए कहा। विलियम ने हंसते हुए उसके गाल पर चुंबन किया। चिंता मत करो, मैं असल दुनिया में भी बेजोड़ हूँ। क्या तुम मुझे आजमाना चाहोगी? जलपरी ने गहरी सांस ली और अपना सिर विलियम की छाती पर रख दिया। विलियम के जन्मदिन में अभी 2 महीने बाकी थे जब वह बालिग हो जाएगा। ऐश ये बात मानना नहीं चाहती थी, लेकिन वह विलियम के साथ वास्तविक जीवन में भी वैवाहिक संबंध बनाने के लिए उत्सुक थी। मुझे थोड़ा अपराधबोध हो रहा है। ऐश ने विलियम की छाती पर जड़े रत्न को धीरे से सहलाया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं धोखा दे रही हूँ।
चिंता मत करो, विलियम ने उसे और कसकर पकड़ते हुए जवाब दिया। मुझे यकीन है कि वैंडी और एश समझ जाएंगी। विलियम समझ गया कि ऐश को अपराध बोध क्यों हो रहा था। वैंडी और एश दक्षिणी महाद्वीप में इसलिए रुकी थी क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी काम करने थे। साथ ही उनके माता पिता को लगता था कि मध्य महाद्वीप जाना उनके लिए अभी बहुत जल्दबाजी होगी। इसी वजह से विलियम के साथ केवल ऐश ही क्रेटोर साम्राज्य गई। राजकुमारी सिडोनी के निमंत्रण पर उन्होंने क्रेटोर युद्धपोतों के साथ यात्रा की। उस मोहक सुंदरी को पता था कि विलियम को क्रेटोर साम्राज्य जाना जरूरी है, इसलिए उसने इसका फायदा उठाने का फैसला किया और उसे अपने दादा से मिलने के लिए अपने साथ यात्रा करने का निमंत्रण दिया। कागजों पर वह राजकुमारी सिडोनी का मंगेतर था। उस शातिर सुंदरी की योजना अचूक थी और विलियम चाहकर भी उसके गले से पट्टा नहीं उतार सकता था। क्यों? क्योंकि राजकुमारी ने धमकी दी थी कि अगर हाफ एल्फ ने उसका कॉलर उतारा तो क्रेटोर साम्राज्य का शाही परिवार उसके बारे में बुरा सोचेगा। उसने ये भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो विलियम को उनके क्षेत्र में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। राजकुमारी सिडोनी की पत्नी मोर्गाना ने भी विलियम के दिल में बसी खाई को पाटने की पूरी कोशिश की। हाफ एल्फ विलियम ने उनके प्रस्तावों को ठुकराया नहीं, क्योंकि वह जानता था कि राजकुमारी सिडोनी और मोर्गाना कितनी गंभीर थीं। अंततः वैंडी, ऐश और एस्ट भी मान गए। उन्होंने राजकुमारी सिडोनी को विलियम की प्रेमिकाओं में से एक के रूप में स्वीकार कर लिया, जिससे विलियम और उनकी प्रेमिका मोर्गाना बहुत खुश हुए। विलियम ने राजकुमारी सिडोनी को यह भी बता दिया कि भविष्य में उनकी 9 पत्नियां होंगी। ये सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गए कि राजकुमारी ने केवल मुस्कुराकर उन्हें प्यार से चूम लिया। राजकुमारी और उसके बीच हुई दिल से दिल की बातचीत का दृश्य उसके दिमाग में कौंध गया। योजक चिन्ह। राजकुमारी सिडोनी ने विलियम की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी कितनी पत्नियां हैं। मेरे लिए सिर्फ तुम्हारा प्यार मायने रखता है। क्या तुम मुझसे प्यार करना सीखने का वादा करते हो? योजक चिन्ह। उसने तब हाँ में जवाब दिया था और वादा किया था कि वह भी उससे प्यार करना सीखेगा। विलियम का अपने वादे से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था और उसने क्रेटोर साम्राज्य में राजकुमारी सिडोनी के साथ काफी समय बिताया। एकमात्र समस्या मोर्गाना थी। सिडोनी की कामुक प्रेमिका ने कसम खाई थी कि जिस दिन विलियम बालिग होगा वह उसे खा जाएगी, चाहे उसकी दूसरी प्रेमिकाएं वहां मौजूद हों। अगर विलियम अपने कमरे में रात के समय होने वाले उसके हमलों से हमेशा सावधान न रहता तो शायद वह उसे पूरा खा ही चुकी होती। विल, ये सपने क्या ये सच है? ऐश ने पूछा। क्या ये सचमुच हुए थे? विलियम ने जवाब देने से पहले इस सवाल के जवाब पर गंभीरता से विचार किया। मुझे यकीन नहीं है। ये बहुत ही संयोग है। मुझे लगता है कि यह महज एक साधारण सपना नहीं है। ऐश, क्या तुम पिछले जन्मों में विश्वास करते हो? पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करने के बाद भी अपनी यादें बरकरार रखने वाले विलियम को पूर्व जन्मों का ज्ञान था। यदि वैंडी और ऐश के साथ उसके बार बार आने वाले सपने सच थे तो इसका मतलब था कि उसने उन दोनों के साथ एक पूर्व जन्म बिताया था। विलियम अकेला ऐसा नहीं था जो ऐसा सोचता था। वैंडी और ऐश भी यही सोचती थीं और दोनों लड़कियां इस संभावना से मन ही मन खुश थीं। वैंडी ने तो यहाँ तक मजाक में कह दिया कि अगले जन्म में भी उनका प्रेमी बनना तय है और विलियम को उनके साथ धोखा नहीं करना चाहिए, वरना उसे ईश्वरीय दंड भुगतना पड़ेगा। हमें शायद जल्दी वापस जाना चाहिए, ऐशे ने धीरे से कहा। कुछ ही घंटों में कक्षाएं शुरू होने वाली हैं। ठीक है, विलियम ने शरारती अंदाज में ऐश के सीने को छूते हुए जवाब दिया, जो इस समय लेडी ऑफ द लेक के शरीर में थी। ऐशे ने शर्म से लाल चेहरे के साथ उसकी ओर देखा, लेकिन उन शरारती हाथों को नहीं हटाया जो उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। क्या तुम्हें अभी भी संतुष्टि नहीं मिली? चलिए एक और राउंड खेलते हैं। अच्छा। योजक चिन्ह। विलियम और ऐश ने एक ही समय पर अपनी आंखें खोली। वे इस समय उस विला के अंदर थे जिसे विलियम ने समुद्र तट क्षेत्र में बनवाया था और जिसे 10वीं मंजिल पर बॉस का कमरा माना जाता था। वे हमेशा कालकोठरी के अंदर सोते थे क्योंकि इस जगह पर ऐशे बिना किसी समय सीमा के अपने असली रूप में लौट सकती थी। इससे उन दोनों को उचित सीमाओं के भीतर अंतरंग क्षण बिताने का मौका मिलता था। कालकोठरी से निकलने से पहले उन दोनों ने एक साथ स्नान किया और कपड़े पहने। विलियम की सेना और टुकड़ियां अभी भी कालकोठरी की मंजिलों को साफ करने में व्यस्त थीं। फिलहाल वे 50वीं मंजिल पर थे और हाल ही में उनकी प्रगति धीमी रही थी। 50वीं मंजिल पर एक समय में केवल 6 लोगों को ही जाने की अनुमति थी, जिससे उनकी खोजबीन काफी सीमित हो गई थी। फिर भी विलियम को कोई जल्दी नहीं थी। वह जानता था कि अटलांटिस को चुनौती देना आसान काम नहीं था। वह इतना भ्रमित नहीं था कि यह सोचे कि वह कालकोठरी पर जल्द ही कब्जा कर लेगा।
वह उस व्यक्ति का इंतजार कर रहा था जिसे उसके पिता ने मध्य महाद्वीप पर पहुंचते ही उससे संपर्क करने के लिए चुना था। इससे विलियम को अटलांटिस के अलावा किसी भी अन्य कालकोठरी पर कब्जा करने का अवसर मिल जाता। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, डंजन कॉन्करर प्रेस्टीज जॉब क्लास किसी भी डंजन को जीत सकती थी। विलियम अपनी सेना में एक और लीजन को शामिल करने के लिए उत्सुक था। मिनोटॉर जाति ज़ेलान राजवंश के संरक्षक के रूप में अपने कर्तव्य पर लौट चुकी थी। सेंटोर भी अपने कबीले में लौट आए थे। केवल एरचितु और बास्टियन के नेतृत्व में रेवेनेंस ही बचे थे। विलियम के पास अभी भी वे अन्य राक्षस थे जिन्हें उसने वश में कर लिया था, जैसे कि मेलवोलेंट नाइटमेयर केल्पी और एलुसिव मिस्ट वाइल्ड बीस्ट। ब्लैक विंग्ड पैंथर्स जैसे अन्य निवासियों ने भी कुछ बच्चों को जन्म दिया था और वे पहले ही विलियम के 1020 डोमेन के अंदर बस गए थे। अमर भूमि और अटलांटिस दोनों से भोजन और संसाधनों की प्रचुर आपूर्ति के कारण विलियम के अधीन रहने वाले जीव तब भी नहीं जाते जब आधा एल्फ उन्हें जाने के लिए कहता। यद्यपि उन्हें संकट के समय उस लाल बालों वाले किशोर के लिए लड़ना पड़ा, फिर भी उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं थी। विलियम ने ऐश का हाथ पकड़कर उसे विला से बाहर निकाला। चलो चलते हैं, विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे बस उम्मीद है कि 5वें मास्टर ने कीमियागर मंडप में कुछ भी नष्ट नहीं किया होगा। पिछली बार कोषाध्यक्ष लगभग खून की नदियां बहा बैठे थे क्योंकि नुकसान 5 लाख सोने के सिक्कों तक पहुंच गया था। एशे खिलखिलाकर हंसी और उसने अपना सिर हिलाया। दोनों ने क्रेटोर साम्राज्य की सिल्वर लाइट अकादमी में दाखिला लिया था। ये सम्राट लियोनिडास की उन शर्तों में से एक थी जिसके तहत विलियम को क्रेटोर साम्राज्य में रहने की अनुमति दी गई थी। सम्राट ने विलियम की अपनी पोती से सगाई के बारे में कुछ नहीं कहा, जिससे हाफ एल्फ को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि लियोनिडास उसका पक्ष लेते हैं या नहीं। हालांकि लाल बालों वाली किशोरी ज्यादा चिंतित नहीं थी। जो होना है सो होगा, विलियम ने सोचा और उस पोर्टल को खोला जो उसे और ऐश को वापस असली दुनिया में ले जाएगा। हालांकि रास्ते में कई बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि वह अपने सामने खड़ी सभी दीवारों को तोड़ देगा। आखिरकार वह कभी अकेला नहीं था। अध्याय 514 सिल्वरविंड अकादमी में विलियम का पहला दिन। सुप्रभात सभी को, मेरा नाम विलियम वॉन आइंसेवर्थ है, विलियम ने अपने नए सहपाठियों से अपना परिचय देते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि इस साल के अंत तक हम सभी के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। कक्षा की लड़कियां विलियम को उत्सुकता भरी निगाहों से देख रही थीं, जबकि लड़के उसे ऐसे देख रहे थे मानो वह प्रेम में उनका प्रतिद्वंद्वी हो। नमस्कार, मेरा नाम इयान डाई मोक्सी है, इयान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सर विलियम का सेवक हूँ। मुझे उम्मीद है कि सभी के साथ मेरा अच्छा तालमेल रहेगा। छी, 2 आकर्षक नए छात्र। अगर ये यहीं आसपास हैं तो हमें खूबसूरत लड़कियां कैसे मिलेंगी? हाँ, बिल्कुल, उन्हें दूसरी कक्षाओं में जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें कक्षा 1 में क्यों रखा गया? क्या वे इतने अच्छे हैं? मैं हमारे साम्राज्य के सभी रईसों के नाम जानता हूँ और मुझे आइंसेवर्थ उपनाम वाला कोई भी रईस परिवार याद नहीं है। वह जरूर कोई नया अमीर होगा। हो सकता है उसने अंदर जाने के लिए कुछ जान पहचान का इस्तेमाल किया हो। ऐसा हो सकता है। जरा उसका चेहरा देखो, शायद वह किसी महिला प्रोफेसर का चहेता हो। फुसफुसाहट तेज होती गई और कक्षा 1 की होम रूम प्रोफेसर ने अपना गला साफ किया, जिससे सभी छात्र चुप हो गए और अपना ध्यान उन पर केंद्रित कर लिया। सर विलियम, कृपया पीछे की पंक्ति में सबसे दाहिनी ओर वाली सीट पर बैठ जाए, कक्षा 1 की होमरूम प्रोफेसर रीटा गीस ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि यह 3 सीटों वाली सीट है, इसलिए सर मॉक्सी भी आपके साथ सीट साझा कर सकते हैं। विलियम ने सिर हिलाकर प्रोफेसर रीटा को धन्यवाद दिया। फिर वह कक्षा के पीछे की ओर गया और उनके लिए निर्धारित सीट पर बैठ गया। इयान उसके बगल में बैठी और एक कुलीन उत्तराधिकारी की उचित सेवक की तरह व्यवहार कर रही थी। उसे बचपन से ही एस्ट की सेवक बनने का प्रशिक्षण दिया गया था, इसलिए उसके लिए अपनी भूमिका को बखूबी निभाना मुश्किल नहीं था। विलियम की तरह ही कई रईसों के सेवक भी कक्षा के अंदर मौजूद थे। उनमें से कुछ कमरे के बाहर खड़े थे, जबकि अपने स्वामियों के समान आयु वर्ग के सेवक कमरे के पिछले कोनों में खड़े होकर अपने स्वामियों पर नजर रख रहे थे। जरा देखो तो जरा, चश्मा पहने एक किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा। एक नया रईस और उसका नौकर अगल बगल बैठे हैं। क्या उन्हें रईसों के शिष्टाचार का जरा भी ज्ञान नहीं है? इसीलिए तो वो इतना उद्दंड है, एक मोटे लड़के ने हंसते हुए कहा। सच में, उसे तो अपने अधीनस्थों और उनके स्वामी के बीच के पदानुक्रम का भी ज्ञान नहीं है। इयान ने भौहें चढ़ाईं। वह अलग दिखना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बाकी लोगों के साथ खड़े होने का फैसला किया और कमरे के कोने में खड़ी हो गई, जहां दूसरे सेवक ठहरे हुए थे। नोट: अब से मैं इयान को वह कहकर संबोधित करूंगी। सर्वनामों को लेकर भ्रमित न हो।
केवल मुझे ही भ्रमित होने का अधिकार है एक्स्ट। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी सीट से उठ पाती, किसी ने उसकी कमर पकड़ ली और उसे उठने से रोक दिया। इयान ने विलियम की ओर तिरछी नजर से देखा और विलियम ने बस अपना सिर हिला दिया। इन छोटे मोटे बेवकूफों की बात सुनने की जरूरत नहीं है, विलियम ने कहा। चूंकि मैं तुम्हारा मालिक हूं, इसलिए तुम सिर्फ मेरे आदेशों का पालन करोगे। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि मेरे साथ बैठो और कक्षा में उपस्थित रहो। समझे? इयान मुस्कुराए और सिर हिलाकर बोली, जी हां, छोटे मालिक। इयान भूल गई थी कि विलियम अपने लिए महत्वपूर्ण मामलों में अड़ियल भी हो सकता है। इससे उसके दिल को एक अलग ही गर्माहट महसूस हुई, क्योंकि उसका प्रेमी उसे क्रेटोर साम्राज्य के बाकी रईसों की तरह नौकरानी की तरह नहीं मानता था। बेशक, हालांकि वह ऐसा सोचती थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि क्रेटोर साम्राज्य हेलन साम्राज्य से अलग था। कुछ ऐसे नियम थे जिनका पालन करना उन्हें साम्राज्य के कुलीनों द्वारा बहिष्कृत होने से बचने के लिए आवश्यक था। विलियम की बातें सुनकर लड़कों ने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं, जबकि लड़कियां अजीबोगरीब भावों के साथ उसकी ओर देखने लगीं। हालांकि विलियम जो कर रहा था वह सामान्य नहीं था, लेकिन बहुत कम लोगों में क्रेटोर साम्राज्य के कुलीन उत्तराधिकारियों को छोटे मोटे बदमाश कहने का साहस था। वाह, ये साधारण लड़का तो बहुत जोशीला है, गोल मटोल लड़के ने शरारती मुस्कान के साथ विलियम की ओर देखते हुए टिप्पणी की। इससे तो यही साबित होता है कि वह एक उद्दंड व्यक्ति है। किशोर लड़के ने तिरस्कार से सिर हिलाया। चिंता मत करो, उसे जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। कक्षा में बैठे लड़कों ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने विलियम को चुन लिया था और तय किया था कि जब प्रोफेसर आसपास नहीं होंगे तो वे इस नए छात्र को सबक सिखाएंगे। प्रोफेसर रीटा ने कक्षा के अंदर जो कुछ हो रहा था उस पर जानबूझकर आंखें मूंद ली, क्योंकि वह ये देखने के लिए भी उत्सुक थी कि विलियम अपने सहपाठियों के साथ कैसा व्यवहार करेगा। क्रेटोर साम्राज्य योद्धाओं का राष्ट्र होने के कारण प्रतिद्वंद्विता और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता था। सम्राट इन होनहार छात्रों पर नजर रखते थे और उनमें से सर्वश्रेष्ठ का चयन करके उन्हें प्रशिक्षण देते थे और सिल्वरविंड अकादमी से स्नातक होने पर उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करते थे। जैसे ही प्रोफेसर रीटा क्लास शुरू करने वाली थी, क्लासरूम का दरवाजा खुल गया। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई, प्रोफेसर, लंबे लाल भूरे बालों और भूरी आंखों वाली एक खूबसूरत महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उस नई मेहमान ने कमरे का जायजा लिया और उसकी नज़र खिड़की से बाहर देख रहे लाल बालों वाले किशोर पर पड़ी। उसका मन कर रहा था कि वह उसके पास जाकर बैठे, लेकिन शाही परिवार की सदस्य होने के नाते उसे संयम बरतना जरूरी था। कमरे में मौजूद हर किसी ने सामने खड़ी उस मोहक सुंदरता को देखकर गहरी सांसें लीं। पुरुष और महिलाएं उसकी ओर देखते रहने से खुद को रोक नहीं पाए, और उनकी निगाहें उससे हट ही नहीं रही थीं। मेरा नाम सिडोनी वेल्फ्रीसिया है, राजकुमारी सिडोनी ने अपना परिचय देते हुए कहा। आज से मैं आपकी सहपाठी हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी साल भर मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैं प्यार में हूँ। मैं उस पर अपना अधिकार जताता हूँ। सपने में ही सही। क्या तुम्हें लगता है कि अपने सूअर जैसे चेहरे के साथ तुम्हारा कोई चांस है? हाँ, मैंने ऐसी खूबसूरती पहली बार देखी है। ये महिला इतने सालों से कहाँ छिपी हुई थी? मुझे अपने पिता से कहना होगा कि वे उसके परिवार से मुलाकात का इंतजाम करें। सिडोनी की उपस्थिति से न केवल पुरुष मोहित हुए थे, बल्कि लड़कियां भी उसे ऐसे देख रही थीं मानो उन्होंने अपनी आदर्श को देख लिया हो। राजकुमारी सिडोनी की मुस्कान देखकर उनके चेहरे लाल हो गए, और कुछ लड़कियां तो खड़ी होकर उन्हें माय लेडी कहकर पुकारना चाहती थीं, भले ही वे साम्राज्य की कुलीन महिलाएं थीं। राजकुमारी सिडोनी, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, प्रोफेसर रीटा ने आदरपूर्वक झुककर कहा। आप जहां चाहें बैठ सकती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सहपाठी हर संभव तरीके से आपकी सहायता करने का पूरा प्रयास करेंगे। राजकुमारी, मुझे पता था, इतनी खूबसूरत कोई साधारण इंसान नहीं हो सकती। जैसे ही उसने कदम रखा, मुझे उसकी शाही शान का एहसास हो गया। ये तो किस्मत का खेल है। हम दोनों का साथ होना तय था। क्या मैंने तुमसे दिवास्वप्न देखना बंद करने को नहीं कहा था? अगली बार कृपया एक दर्पण खरीद लेना। शायद इससे तुम अपने भ्रम से बाहर आ जाओगे। राजकुमारी सिडोनी के आने से कक्षा में शोरगुल मच गया। विलियम खिड़की से बाहर देखता रहा और उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। ये देखकर कि आधा एल्फ जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहा है, राजकुमारी सिडोनी के होठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान आ गई और वह कक्षा के पीछे की ओर चल पड़ी। एशिया विलियम के बाईं ओर बैठा था, इसलिए राजकुमारी ने शरारती ढंग से उसके दाईं ओर बैठ गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई।
राजकुमारी सिडोनी विलियम के करीब आई और उनके गाल पर चुंबन दिया, जिससे राजकुमारी सिडोनी का चुंबन पाने वाले आधे एल्फ समेत सभी लोग अपनी जगह पर जम गए। कुछ ही क्षणों में कक्षा में अफरा तफरी मच गई। प्रोफेसर रीटा के पास हस्तक्षेप करने और शोर को शांत कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि शोर अन्य कक्षाओं को भी बाधित कर सकता था। यदि ऐसा होता तो एक प्रोफेसर के रूप में उनकी छवि खराब होती और वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। मोर्गाना, तुम शुरू से ही मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हो, विलियम ने डेस्क के नीचे से उस शरारती लड़की का हाथ पकड़ते हुए फुसफुसाया। क्या तुम ठीक से बर्ताव करके मुसीबत खड़ी करना बंद कर सकती हो? अभी के लिए सिडोनी से अदला बदली कर लो। विलियम को राजकुमारी सिडोनी के उस दूसरे रूप की आदत हो गई थी, जो राजकुमारी के शरीर पर नियंत्रण पाने के बाद हमेशा उस पर झपट पड़ती थी। अगर तुम मुझे किस करोगी तो मैं इस बारे में सोचूंगी, मोर्गाना ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। बाद में नहीं, मुझे यह अभी चाहिए। विलियम ने आह भरी और उस शरारती लड़की के गाल पर जल्दी से एक चुंबन दिया, फिर उसे अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा। मोर्गाना जानती थी कि विलियम पहले ही समझौता कर चुका है, इसलिए उसने आंखें बंद करने से पहले अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। अगर कोई उसे देखता तो उसके चेहरे पर केवल खुशी और संतोष ही दिखाई देता। उन दोनों के बगल में बैठी इयान ने अपनी कनपटी मली। उसने राजकुमारी सिडोनी और मोर्गाना को विलियम की प्रेमिका के रूप में स्वीकार कर लिया था। हालांकि मोर्गाना की हरकतों से वह अभी भी अभ्यस्त नहीं थी। कभी कभी तो वह खुद भी राजकुमारी सिडोनी की पत्नी मोर्गाना के इतने साहसी और खुले स्वभाव को देखकर शर्मिंदा हो जाती थी। साथ ही वह मोर्गाना की प्रशंसा भी करती थी, क्योंकि उसमें मोर्गाना की क्षमता का आधा भी करने का साहस नहीं था। मुझे लगता है सिडोनी बाद में खुद को किसी गड्ढे में दफना लेगी, इयान ने मन ही मना भरी। मुझे लगभग उस पर तरस आ रहा है। राजकुमारी सिडोनी इस समय अपने और मोर्गाना के मन के संसार में सो रही थी। वह अनायशा राजवंश से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने में पूरी रात जागती रही। उनके छोटे भाई काल का एक पत्र आया था, जिसमें उन्होंने अपने शासनकाल में उत्पन्न हुई कुछ समस्याओं के समाधान के बारे में सलाह मांगी थी। स्नेही राजकुमारी ने अपने छोटे भाई की समस्याओं के समाधान और प्रस्ताव लिखने में पूरी रात जागकर बिताए। ये पत्र दक्षिणी महाद्वीप में संदेशवाहक के माध्यम से भेजे जाने थे, ताकि उसके भाई को सम्राट के रूप में अपना शासन मजबूत करने में मदद मिल सके। सोने से पहले उसने मोर्गाना को बार बार समझाया कि वह शाही परिवार की राजकुमारी के रूप में उचित व्यवहार करे। मोर्गाना ने वादा किया कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगी, इसलिए थकी हुई राजकुमारी ने अनिच्छा से अपने शरीर पर नियंत्रण छोड़ दिया और सो गई। काश उसे पता होता कि मोर्गाना क्लास के पहले ही दिन हंगामा खड़ा कर देगी, तो वह बुरी तरह थकी होने के बावजूद भी क्लास में जरूर आती। क्रेटोर साम्राज्य की सबसे प्रतिष्ठित अकादमी में विलियम के पहले दिन की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। मोर्गाना की उस छोटी सी गड़बड़ी के कारण विलियम न केवल क्लास ए का सर्वमान्य शत्रु बन गया था, बल्कि सिल्वरविंड अकादमी के भीतर पूरे तीसरे वर्ष के डिवीजन का सर्वमान्य शत्रु बन गया था। इस वजह से उन्हें साम्राज्य के सभी प्रभावशाली रईसों से अनावश्यक ध्यान और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। ये वह स्थान था जहां सभी प्रभावशाली उत्तराधिकारी एकत्रित होते थे और इतिहास के पन्नों में अपनी छाप छोड़ने और सम्राट लियोनिडास की कृपा प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे। एक सम्राट जिसे बादलों के ऊपर विराजमान सम्राट की उपाधि दी गई थी। अध्याय 515, रोम में रहते हुए रोमवासियों जैसा व्यवहार करें। मैं खुद को एक गड्ढे में दफनाना चाहती हूँ, राजकुमारी सिडोनी ने विलियम की छाती में अपना सिर छिपाते हुए बुदबुदाया। इयान ने उदास राजकुमारी के कंधे पर हाथ फेरते हुए आह भरी। उसे राजकुमारी पर तरस आ रहा था, क्योंकि उसकी दूसरी साथी मोर्गाना कभी कभी परिणामों की परवाह किए बिना शर्मनाक हरकतें कर बैठती थी। वे तीनों इस समय अकादमी के भोजन कक्ष में स्थित एक निजी कमरे में थे, जो क्रेटोर साम्राज्य के शाही परिवार के सदस्यों के लिए आरक्षित था। सुबह की कक्षाएं अभी अभी समाप्त हुई थीं और राजकुमारी सिडोनी अपनी नींद से जाग चुकी थीं। जब राजकुमारी ने विलियम से पूछा कि क्या मोर्गाना सोते समय अच्छा व्यवहार करती है, तो हाफ एल्फ ने हल्के से खांसते हुए राजकुमारी को बताया कि उसकी शरारती दूसरी आधी क्या करती थी। विलियम की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। इसके बाद राजकुमारी सिडोनी खड़ी हुई और बिना कुछ कहे चली गईं। विलियम और इयान चिंतित हो गए, इसलिए वे उसके पीछे गए और अंततः उन निजी कमरों में से एक में पहुंच गए जहां शाही परिवार के सदस्य अकादमी में अपने प्रवास के दौरान भोजन करते थे। मोर्गाना, तुम्हें दिन के दौरान खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए, विलियम ने उस शरारती लड़की को फटकारा जो राजकुमारी सिडोनी को अपने साझा विचारों में मग्न करने में व्यस्त थी। सिडोनी को अपनी छवि बनाए रखनी है, क्योंकि वह शाही परिवार की सदस्य हैं।
ठीक है, मोर्गाना ने जवाब दिया और अस्थायी रूप से राजकुमारी सिडोनी के शरीर पर कब्जा कर लिया। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। मैं तुम पर तभी हमला करूंगी जब हम अकेले होंगे। इयान, जो एक तरफ से सुन रही थी, ने बेबसी से सिर हिलाया। मुझे लगता है ये भी ठीक है। देर सवेर सम्राट सिडोनी की सगाई की घोषणा कर ही देंगे। मेरा मतलब है, उसके गले का वह हार कितना आकर्षक है ना? विलियम ने विस्टेरिया के उस हार पर एक नज़र डाली जो बचपन से उसके साथ था। यह हार इस समय राजकुमारी सिडोनी के गले में था क्योंकि सिडोनी ने उसे यह हार अपने गले में पहनाने के लिए मना लिया था। आधे एल्फ को पता था कि अगर वह समय में पीछे भी चला जाए तो भी नतीजा वही होगा। राजकुमारी 7 घातक पापों में से एक थी। अगर उसे काबू में नहीं रखा गया तो इस बात की प्रबल संभावना है कि राजकुमारी सिडोनी दुनिया को तबाह कर देगी। ऐसा होने से रोकने के लिए विलियम ने उसका स्वामी बनने का उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया। इस तरह विलियम उसे तब रोक सकता था जब वह दूसरों पर अपने आकर्षण का प्रयोग करने में अति उत्साहित हो जाती थी। विलियम ये बात स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे यह एहसास था कि अगर उसने उस दिन उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया होता तो उसे जीवन भर इसका पछतावा होता। इसी वजह से उन्होंने राजकुमारी और उनकी साथी मोर्गाना के सामने भी अपने दिल की बात कह दी थी। दक्षिणी महाद्वीप में अराजकता फैलने से रोकने के लिए साथ मिलकर काम करने के दौरान उनके रिश्ते में लगातार प्रगति हुई थी। विलियम ने अपनी प्रेमिकाओं को पहले ही बता दिया था कि वह 9 पत्नियां रखना चाहता है, इसलिए उन्होंने राजकुमारी सिडोनी और मोर्गाना को भी उसकी प्रेमिकाओं के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि चारों महिलाएं जल्द ही आपस में बहुत अच्छी तरह घुल मिल गईं। उन्होंने राजकुमारी सिडोनी और मोर्गाना से विलियम पर नजर रखने के लिए भी कहा ताकि वह क्रेटोर साम्राज्य की कुलीन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ न करने लगे। क्या सम्राट ने कुछ कहा है? विलियम ने पूछा। राजकुमारी सिडोनी, जिसने अपना सिर विलियम की छाती में छिपा रखा था, ने अपना सिर उठाया और सिर हिलाया। नहीं, राजकुमारी सिडोनी ने जवाब दिया। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि वे इस समय अपनी अगली चाल के बारे में सोच रहे होंगे। विल, सावधान रहना। मुझे लगता है कि दादाजी हमारी पीठ पीछे कुछ साजिश रच रहे हैं। विलियम ने राजकुमारी के सिर पर हाथ फेरते हुए सिर हिलाया। क्या उन्होंने मुझे आमन के मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी है? राजकुमारी सिडोनी के बगल में बैठे इयान ने विलियम की ओर आश्चर्य से देखा। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? विलियम ने मुस्कुराते हुए पूछा। यहाँ आने का मेरा मुख्य कारण आप लोगों के शरीरों पर लगे श्राप को दूर करने का उपाय खोजना था। मैं जितनी जल्दी आमन से मिलूंगा उतनी ही जल्दी आप, एस्ट और इसहाक अपने असली शरीर में लौट सकेंगे। राजकुमारी सिडोनी को पहले ही एस्ट और इसहाक की परिस्थितियों के बारे में बताया जा चुका था, इसीलिए उन्होंने भी सम्राट से विलियम को आमोन के मंदिर में जाने की अनुमति दिलाने के लिए बातचीत करने की पूरी कोशिश की। नरक के महान मार्क्वेस का मंदिर आम जनता के लिए खुला नहीं था। केवल शाही परिवार के सदस्य और क्रेटोर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नेता ही इसके पवित्र परिसर में प्रवेश कर सकते थे। सम्राट की अनुमति के बिना वहां जाने का साहस करने वाले किसी भी व्यक्ति को क्रेटोर साम्राज्य के प्रकोप का सामना करना पड़ता था। यदि संभव हो तो विलियम सम्राट लियोनिडास के साथ शत्रुता पैदा नहीं करना चाहता था, क्योंकि भविष्य में विलियम और सिडोनी की शादी के बाद वे रिश्तेदार बन जाएंगे। शुरुआत में ही गलत तरीके से पेश आना अंततः रिश्ते में तनाव पैदा कर देगा। राजकुमारी सिडोनी ने जवाब दिया। दादाजी ने कहा था कि अगर अकादमी में दाखिला लेने के 3 महीने बाद तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा रहा तो वे इस पर विचार करेंगे। साथ ही उन्हें मिस्टी सेक में रेबेका के साथ 7 महीने बाद होने वाली आपकी लड़ाई में बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप हार गईं तो वह आपको खुद साम्राज्य से बाहर निकाल देंगे, राजकुमारी सिडोनी ने आगे कहा। विलियम ने सिर खुजाते हुए आह भरी। दक्षिणी महाद्वीप में मची अफरा तफरी के कारण रेबेका के साथ उनकी लड़ाई स्थगित कर दी गई थी। गहन विचार विमर्श के बाद मिस्टी संप्रदाय ने अपने संप्रदाय की स्थापना समारोह के दौरान उनकी लड़ाई कराने का निर्णय लिया। यह एक भव्य समारोह था जो हर 3 साल में होता था। मिस्टी संप्रदाय मध्य महाद्वीप के महत्वपूर्ण लोगों को निमंत्रण भेजता था। 12 राज्य, 6 संप्रदाय, 8 साम्राज्य, 4 संस्थाएं और 1 चर्च। मध्य महाद्वीप के भीतर सत्ता का यही वितरण था। दक्षिणी महाद्वीप पर केवल 4 ही शक्तियां शासन करती थीं। ये थीं हेलेन साम्राज्य, अनायशा राजवंश, जेलान राजवंश और फ्रीसिया साम्राज्य। इन चारों के पास दक्षिणी क्षेत्रों में पूर्ण सत्ता थी, लेकिन मध्य महाद्वीप की उन ताकतों के मुकाबले वे कुछ भी नहीं थे जो संसाधनों और जनशक्ति में समृद्ध थीं। उन्होंने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। विलियम ने सोचा, उसे अपनी पूर्व मंगेतर याद आ गई जिससे वह लंबे समय से नहीं मिला था।
उसने सोचा कि रेबेका कितनी मजबूत हो गई होगी। हालांकि उसे मैच के नतीजे की चिंता नहीं थी, लेकिन वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि क्या वह अपने तुरुप के पत्ते इस्तेमाल किए बिना उसके खिलाफ जीत सकता है। मुझे लगता है कि जब समय आएगा तब देख लूंगा, विलियम ने आंखें बंद करते हुए सोचा। पता नहीं दादाजी और सर लॉरेंस भी वहां होंगे या नहीं। दादाजी को जानते हुए वह ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगे। राजकुमारी सिडोनी और इयान ने एक दूसरे की ओर देखा क्योंकि विलियम का ध्यान कहीं और भटक गया था। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि वह क्या सोच रहा है, इसलिए उन्होंने उसे परेशान नहीं किया। शुरू से ही इयान को रेबेका पसंद नहीं थी। उसके अनुसार रेबेका बहुत ही अहंकारी थी और विलियम का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों को उससे प्रेम करने से रोकने के लिए एक ढाल के रूप में करती थी। ये बात वह स्वीकार नहीं कर सकती थी। भला जिस आदमी से वह प्यार करती थी, उसे हेलेन साम्राज्य के तथाकथित प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा उसके चाहने वालों को दूर रखने के लिए एक उपकरण के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता था। विलियम और रेबेका के बीच चल रही लड़ाई को लेकर वेंडी की भावनाएं मिली जुली थी क्योंकि वह भूरे बालों वाली उस महिला को अपनी बहुत करीबी दोस्त बहन के समान मानती थी। दूसरी ओर एस्ट को रेबेका न तो पसंद थी और न ही नापसंद। उनके लिए रेबेका भी एक ऐसी ही अरेंज्ड मैरिज की शिकार थी जो उसके बड़ों ने उसके बचपन में ही तय कर दी थी। शाही परिवार के सदस्यों के लिए अरेंज्ड मैरिज होना बहुत आम बात थी, इसलिए एस्ट इसे कोई बड़ी समस्या नहीं मानती थी। उसकी एकमात्र चिंता ये थी कि विलियम अपने दादा और सर लॉरेंस को सम्मान दिलाने के लिए जानबूझकर हारने की कोशिश कर सकता है। वह ऐसा नहीं देखना चाहती थी क्योंकि उसका मानना था कि विलियम को पीछे नहीं हटना चाहिए और सगाई को सही तरीके से समाप्त करना चाहिए। आपने कहा था कि सम्राट लियोनिडास अगले 3 महीनों में मेरे प्रदर्शन के आधार पर मेरे अनुरोध पर विचार करेंगे, विलियम ने राजकुमारी सिडोनी की ओर देखते हुए कहा। 3 महीनों में क्या होने वाला है? सिल्वरविंड अकादमी के सभी विद्यार्थियों के लिए एक प्रतियोगिता, राजकुमारी सिडोनी ने उत्तर दिया। विजेता को सम्राट स्वयं सम्मानित करेंगे। परंपरा के अनुसार प्रतियोगिता का विजेता सम्राट से एक इच्छा पूरी करने का अनुरोध कर सकता है। यदि यह इच्छा सम्राट की क्षमता के भीतर होगी तो वे बिना किसी संदेह के उसे पूरा करेंगे। प्रतियोगिता के भव्य पुरस्कार के बारे में बताते समय विलियम ने राजकुमारी सिडोनी के चेहरे पर हल्की सी घबराहट देखी। तभी उसके मन में एक विचार आया। चिंता मत करो, विलियम ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा। तुम पहले से ही मेरी प्रेमिका हो, मैं तुम्हें किसी और को नहीं सौंपूंगा। हाँ, राजकुमारी सिडोनी ने सिर हिलाया और विलियम के गाल पर चुंबन किया। विलियम के साथ अंतरंग संबंध बनाने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी, बशर्ते ये सब एकांत में हो। राजकुमारी सिडोनी मोर्गाना जैसी नहीं थी जो अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचे बिना ही काम कर देती थी। विलियम की मदद से वह अपने शरीर में धीरे धीरे जागृत हो रही वासना की शक्ति को वश में करने में सक्षम हो गई। 1 महीने बाद वह 18 वर्ष की हो जाएगी और सम्राट ने उसके पदार्पण के लिए एक भव्य भोज की तैयारी पहले ही कर ली थी। इस भोज में साम्राज्य के सभी कुलीन उत्तराधिकारी शामिल होंगे और यह उनके समकक्षों और निश्चित रूप से शाही परिवार के सदस्यों के साथ मेलजोल करने का एक आदर्श अवसर होगा। टूर्नामेंटों के मामले में विलियम की याददाश्त अच्छी नहीं थी। जब हेलन रॉयल अकादमी में अंतर्विभागीय युद्ध शुरू होने ही वाले थे, तभी राक्षसों ने हमला कर दिया, जिसके तुरंत बाद युद्ध शुरू हो गया और फिर एक और युद्ध छिड़ गया। अगर उन्हें आमोन के मंदिर में प्रवेश करने के लिए सम्राट से अनुमति लेने की आवश्यकता न होती, तो वे लेडी एस्ट्रेड के जुड़वां भाई से मिलने के लिए पहले ही मंदिर के पहरेदारों को चकमा देकर अंदर घुस चुके होते। जब रोम में हो तो रोमवासियों जैसा व्यवहार करो, विलियम ने सोचा। मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में भाग लेने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। इससे सिडोनी का मन भी शांत हो जाएगा, कहीं ऐसा न हो कि कोई मूर्ख उसे टूर्नामेंट के इनाम के रूप में चुन ले। विल, राजकुमारी सिडोनी ने विलियम का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा। जी, विलियम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे तुमसे प्यार है, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। दोनों ने जोश से एक दूसरे को चूमा। चुंबन समाप्त होने के बाद विलियम ने ऐश को, जो पहले ही अपने मत्स्यांगना रूप में परिवर्तित हो चुकी थी, अपने करीब खींच लिया। विलियम ने भी उसे चूमा। मैं भी, राजकुमारी सिडोनी से अदला बदली करने के बाद मोर्गाना ने शिकायत की। पक्षपात मत करो प्रिय, विलियम ने मुस्कुराते हुए मोर्गाना के होठों को 3 बार हल्के से चूमा, फिर उसे वह चुंबन दिया जो वह चाहती थी। दोनों लड़कियां इस अंतरंग क्षण का आनंद लेते हुए अपने शरीर को उससे सटाकर खड़ी हो गईं। भोजन कक्ष के अंदर, जहां छात्र अपना दोपहर का भोजन कर रहे थे, एक चरवाहे को 3 महिलाओं से भरपूर गले लगने और चुंबन मिले जो उसे दिल से प्यार करती थी। अध्याय 516, इंद्रधनुषी रंग की आपदा। 5वें गुरु।
हम 5वें गुरु। हम एक बेहद आकर्षक और सेक्सी महिला इस समय एल्केमी हॉल में आपका इंतजार कर रही है। उसने कहा है कि वह चाहती है कि आप उसकी दुनिया को हिला दें। हम बिखरे हुए सुनहरे बालों वाला एक आदमी सोफे से उठा। हालांकि वह इस समय अस्त व्यस्त दिख रहा था, लेकिन उसकी मोहक भूरी आंखें और देवदूत जैसी सूरत किसी भी महिला को उसकी मुस्कान देखते ही मोहित करने के लिए काफी थी। इस व्यक्ति का नाम एल्बर्ट एंटेस्टीन था, जिसे फुल केटल अल्केमिस्ट के नाम से जाना जाता था। विलियम, मेरी सारी अपॉइंटमेंट रद्द कर दो, एल्बर्ट ने आदेश दिया और जल्दी से अपनी अलमारी की ओर भागा ताकि वह ऐसा पहनावा चुन सके जिसे देखकर एक बूढ़ी दादी भी किशोरी की तरह शर्मा जाए। 5वें गुरुजी, आज आपकी कोई भी अपॉइंटमेंट निर्धारित नहीं है, विलियम ने आह भरते हुए कहा। एल्बर्ट ने अपने चेहरे पर हल्का पाउडर लगाना शुरू किया ताकि उसे जवानी की एक अलग ही चमक मिल सके। उसकी वास्तविक उम्र 40 के आसपास थी, लेकिन आधा एल्फ होने के कारण उसने अपनी खूबसूरती और भरपूर आकर्षण बरकरार रखा था। अंतिम रूप देने के बाद उसने विलियम की ओर मुड़कर देखा। बताओ मेरे शिष्य, मैं कैसा दिख रहा हूं? एल्बर्ट ने पूछा। विलियम ने अपने नए स्वामी को सिर से पैर तक परखते हुए अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध लिया। आप बहुत शानदार दिखते हैं फिफथ मास्टर, विलियम ने जवाब दिया। बस अफसोस की बात है कि मैं अब भी आपसे ज्यादा सुंदर हूं। बेशर्म बच्चा, एल्बर्ट दरवाजे की ओर बढ़ते हुए हंसा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें 2 महीने में रेड लाइट एरिया ले जाऊंगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कालकोठरी में लड़कियों को कैसे पटाया जाता है। विलियम ने आंखें घुमाते हुए अपने मालिक को वहां से भगा दिया। अगर वह सचमुच मौज मस्ती करने के लिए रेड लाइट एरिया गया होता, तो उसकी प्रेमिकाएं निश्चित रूप से उसकी पिटाई करती, या इससे भी बुरा, उसकी मूर्खता के लिए उसे नपुंसक बना देती। मोर्गाना ने तो उसके जन्मदिन की रात भी उस पर अपना हक जताने के लिए हर संभव कोशिश की। हालांकि उसने उसे कुछ भी वादा नहीं किया, लेकिन उसने उसे अस्वीकार भी नहीं किया। विलियम जानता था कि उसका गुरु अगले दिन सुबह तक वापस नहीं आएगा, इसलिए उसने कमरे को साफ करने का फैसला किया ताकि वह देखने में क्रीटोर साम्राज्य के सबसे प्रतिष्ठित कीमियागरों में से एक के कमरे जैसा लगे। कॉनर के अलावा एल्बर्ट दूसरा हाफ एल्फ था जिसे विलियम ने देखा था। विलियम को पहले लगा था कि हाफ एल्फ दुर्लभ होते हैं, क्योंकि दक्षिणी महाद्वीप में केवल 2 ही हाफ एल्फ थे। हालांकि मध्य महाद्वीप में आधे एल्फ हर जगह देखे जा सकते थे। हालांकि वे अन्य जातियों जितने आम नहीं थे, फिर भी मध्य महाद्वीप के लगभग हर बड़े शहर में उन्हें पाया जा सकता था। आज रविवार था, इसलिए सिल्वरविंड अकादमी में कक्षाएं नहीं थीं। राजकुमारी सिडोनी नाश्ते के बाद इयान को अपने साथ ले जाने आई थी और उन्होंने विलियम से बस इतना कहा कि वे दोनों खरीदारी करने जाएंगे। विलियम को कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उसे और भी कई काम निपटाने थे। सिल्वरविंड अकादमी में दाखिला लिए उसे केवल 4 दिन ही हुए थे, और मोर्गाना के उस दिन के दुस्साहस भरे कदम की वजह से उसकी जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो गई थी, जिस दिन उनका तबादला हुआ था। कक्षा के सभी लड़कों ने विलियम को कक्षा से निष्कासित करने के लिए याचिका दायर की थी क्योंकि उनका मानना था कि वह वहां रहने लायक नहीं था। अकादमी के बोर्ड सदस्यों को भी यह बात पसंद नहीं थी कि सम्राट की पोती दूर देश से आए एक विदेशी के साथ अंतरंग संबंध बना रही थी। अंततः यह मुद्दा सम्राट के समक्ष लाया गया। क्रेटोर साम्राज्य के शासक सम्राट लियोनिडास ने सिल्वरविंड अकादमी के प्रधानाध्यापक की बात सुनी और अंतिम निर्णय उन्हीं के हाथों में छोड़ दिया। कुलीन परिवारों के दबाव के कारण प्रधानाध्यापक अनिच्छा से विलियम को कक्षा एफ में स्थानांतरित करने के लिए सहमत हो गए, जहां तीसरी कक्षा के सबसे कुख्यात छात्र एकत्रित थे। इस फैसले से छात्र और बोर्ड के सदस्य बहुत खुश हुए। उनकी हैरानी की बात यह थी कि राजकुमारी सिडोनी ने इस परिणाम को स्वीकार कर लिया और यहां तक कि प्रधानाध्यापक की ओर मुस्कुराई जब उन्होंने उन्हें बताया कि विलियम के स्थानांतरण का कारण ये था कि वह तृतीय वर्ष के कुलीन छात्रों पर बुरा प्रभाव डाल रहा था। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उन अभिमानी वारिसों ने यह भी सुनिश्चित किया कि इयान कक्षा एफ में विलियम का अनुसरण करने के बजाय कक्षा ए में ही रहे। वे नहीं चाहते थे कि विलियम को अकादमी में आराम का जीवन मिले। विलियम के पूर्व सहपाठियों को लगता था कि उसकी जरूरतों को पूरा करने वाले सहायक के बिना विलियम असहाय हो जाएगा और अपना असली रूप दिखा देगा। इयान को उनकी तुच्छ बातों की परवाह नहीं थी और वह विलियम के पीछे पीछे क्लास एफ जाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। तभी आधे एल्फ ने उसे रोक दिया। कक्षा ए में रहो और मेरे लिए सिडोनी का ख्याल रखना। विलियम ने इयान से यही बात राजकुमारी के साथ रात के खाने के दौरान कही थी। आधे एल्फ को दूसरे क्लासरूम में ट्रांसफर होने से कोई आपत्ति नहीं थी। उसके लिए तो यह एक तरह से वरदान ही था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कुलीन परिवार हमेशा उससे दुश्मनी रखें। इससे उसे बिना किसी की नज़र के स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने की सुविधा भी मिलेगी।
हालांकि इयान उसे अपने से अलग करने के लिए अनिच्छुक थी, फिर भी उसने इस शर्त पर उसकी बात मान ली कि विलियम कक्षा एफ में रहते हुए उनके साथ बेवफाई नहीं करेगा। आखिरकार ये किसी इंसान के रहने लायक घर जैसा दिखता है, विलियम ने अपनी रचना को देखने के बाद कहा। एल्बर्ट को सफाई करना पसंद नहीं था। वो बस अपना रोजमर्रा का काम करता रहता था जब तक कि उसके कमरे में कचरा जमा न हो जाए। जब कभी ऐसा समय आया कि वह खुद अपने द्वारा फैलाई गई गंदगी को सहन नहीं कर पाता था, तब वह छात्रावास के कमरों की सफाई के लिए नौकरानियों को नियुक्त करने वाली आंटी को बहलाने फुसलाने का प्रयास करता था। वह उनके कानों में मीठी मीठी बातें फुसफुसाता और उनके साथ एक रात का अंतरंग संबंध बनाता, ताकि वह महीने में एक बार उसके कमरे की सफाई के लिए किसी को भेज दे। विलियम के पांचवें गुरु एल्बर्ट की मारक क्षमता बहुत व्यापक थी। हालांकि स्वर्ग की किसी भी महिला को मोहित करने की क्षमता होने के बावजूद उनके अपने सिद्धांत थे। वे कभी भी ऐसे लोगों को निशाना नहीं बनाते थे जिनके प्रेमी हो या जो विवाहित हो। यही उनकी अंतिम शर्त थी, और विलियम को भी लगता था कि वेब उपन्यासों में जिन रंगीन मिजाज लोगों के बारे में उसने पढ़ा था, उनकी तुलना में उनका गुरु एक संत था। अपना काम खत्म करने के बाद विलियम अपने गुरु की प्रयोगशाला में रसायन विद्या का अभ्यास करने चला गया। भले ही एल्बर्ट महिलाओं के पीछे भागने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके कौशल वास्तविक थे और वह अभी भी क्रेटोर साम्राज्य का सबसे प्रतिष्ठित कीमियागर था। सबसे पहले विलियम ने उनसे संपर्क किया और पूछा कि क्या वे उसे कीमिया सिखाना चाहेंगे। विलियम को आश्चर्य हुआ जब फुलकेटल कीमियागर ने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। जब विलियम ने एल्बर्ट से पूछा कि उसने उसके अनुरोध पर सहमति क्यों जताई, तो एल्बर्ट ने केवल इतना कहा कि चूंकि विलियम आधा एल्फ था और विलियम की तरह ही सुंदर था, इसलिए मदद का हाथ बढ़ाना स्वाभाविक ही था। साथ ही वह एक शिष्य की तलाश भी कर रहा था, इसलिए समय बिल्कुल सही था। यहाँ तक कि यह भी कहा जा सकता है कि वे दो निर्लज अर्ध एल्फ, जो हमेशा खुद को सुंदर कहते थे, स्वर्ग में बनी जोड़ी थे। प्रयोगशाला के कमरे को बंद करने के बाद विलियम ने अपना सारा ध्यान रसायन शास्त्र पर केंद्रित कर लिया। उसने एल्बर्ट द्वारा छोड़े गए नोट्स की जांच की और उन पर लिखे निर्देशों का अक्षरशः पालन किया। सिल्वरविंड अकादमी के जीव जंतुओं के संग्रह में तीसरे वर्ष के विद्यार्थियों से संबंधित सभी पशुओं के साझा पशु विज्ञान संग्रह में एक जोरदार दहाड़ गूंज उठी। एक स्वर्णिम ड्रैगन अन्य जानवरों से कहीं अधिक विशाल होकर अपना प्रभुत्व प्रदर्शित कर रहा था। जानवरों के प्रशिक्षक इसे राजा बनने की लड़ाई कहते थे। हर साल केवल एक ही जानवर बाकी सभी से ऊपर उठकर अन्य छात्रों के जानवरों पर शासन करता था। गोल्डन ड्रैगन तीसरे वर्ष का राजा था और कक्षाओं की शुरुआत से ही अन्य राक्षसों का नेता रहा था। बेशक राजाओं को बेस्टियरी में मौजूद किसी भी राक्षस को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं थी। इसके बदले में उन्हें अकादमी द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्वोत्तम आवास, सर्वोत्तम भोजन और सर्वोत्तम सेवाएं दी जाती थीं। स्वर्ण ड्रैगन गारगाटा इन सभी सुख सुविधाओं का आनंद ले रहा था और उसका शासन निर्विवाद था। आज तक उसके सामने इंद्रधनुषी रंग का एक चींटीखोर खड़ा था जो उसे सच्ची जिज्ञासा से देख रहा था। गारगाटा ने अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर दहाड़ मारी ताकि वह नवागंतुक को अपना प्रभुत्व दिखा सके। पशुपालक इस दृश्य को मजे से देख रहे थे। मन ही मन उन्हें चींटीखोर की अज्ञानता पर दया आ रही थी। उनके लिए चींटीखोर एक नवजात बछड़े की तरह था जो उस बाघ से बिल्कुल नहीं डरता था जो उसे पूरा निगल जाना चाहता था। गारगेंटा ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला और उसके अंदर सुनहरी लपटें झिलमिला उठीं। ये स्पष्ट रूप से चींटीखोर को चेतावनी दे रहा था कि वह दोपहर के भोजन में खाए जाने से पहले भाग जाए। चींटीखोर टस से मज नहीं हुआ और अंततः स्वर्ण ड्रैगन का धैर्य टूट गया। उसने एक जोरदार दहाड़ मारी। यह उस जानवर को चुनौती देने का उसका तरीका था जिसने उसके सिंहासन पर कब्जा करने की हिम्मत की थी। अंततः चींटीखोर ने अजगर की चुनौती का जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला। अरे यार, चलो इसे बाहर जाकर सुलझाते हैं। कासुगोनगा ने घमंड से अपना सिर उठाया और फिर जीवशाला से बाहर निकल गया। उसने गोल्डन ड्रैगन की चुनौती स्वीकार कर ली थी और गोल्डन ड्रैगन उस छोटे चींटीखोर के पीछे पीछे चल रहा था जिसे वह आसानी से पैनकेक की तरह कुचल सकता था। जानवरों के बीच लड़ाई की अनुमति थी क्योंकि केवल बलवान ही बेस्टियरी का संप्रभु बन सकता था। जब तक बीस्ट हैंडलर मौजूद होते, इन लड़ाइयों को आधिकारिक घोषित कर दिया जाता था। चूंकि प्रत्येक जीव एक महत्वपूर्ण संपत्ति था, इसलिए युद्ध क्षेत्र में विशेष ध्यान रखा गया था। हेलन साम्राज्य के ग्रैंड कोलिजियम की तरह युद्ध में मारे जाने पर योद्धा प्रकाश के कणों में परिवर्तित हो जाते थे। जैसे ही दोनों जानवर आमने सामने आए, चारों ओर तरह तरह की दहाड़ें, चीखें और जयकारे गूंज उठे। जानवर और उनके रखवाले हाल ही में उब चुके थे, इसलिए एक मूर्ख इंद्रधनुषी रंग के चींटीखोर को सुनहरे ड्रैगन के पंजों के नीचे मरते देखना उनके लिए मनोरंजन ही था।
गरज गरज, मैंने तुम्हारे जैसे जीव पहले कभी नहीं खाए, लेकिन तुम देखने में स्वादिष्ट लग रहे हो। बेहतर होगा कि तुम अभी आत्मसमर्पण कर दो जब तक मैं तुम पर दया कर रहा हूं। कमीने, बोलना बंद करो और लड़ना शुरू करो, कासुगोनगा ने एक प्यारी सी आवाज में चिल्लाया। कासुगोनगा ने अपना अधिकांश समय इंद्रिय पक्षियों के साथ बिताया, इसलिए उनके तौर तरीकों को अपनाना उसके लिए बहुत आसान था। उसके दो साथी B1 और B2 ने भोले भाले चींटीखोर को दुश्मन को गाली देना सिखाया, और उसने जल्दी ही इस ज्ञान को अपनी शब्दावली में शामिल कर लिया। जब विलियम ने पहली बार कासुगोनगा को शाप देते सुना, तो उस अर्ध एल्फ के होठों का कोना फड़क उठा, इससे पहले कि उसने स्टॉर्मकॉलर को उन दो मुंह पक्षियों पर फेंक दिया जिन्होंने आकाश के देवता को युद्ध के दौरान अपशब्द बोलने के लिए प्रभावित किया था। गारगेंटा ने अपने पंजों से चींटीखोर पर हमला किया, लेकिन चींटीखोर फुर्ती से एक तरफ हट गया और ड्रैगन के हमले से बच गया। ड्रैगन ने उपहास किया क्योंकि उसे लगा कि यह महज एक संयोग था, और उसने अपने दूसरे पंजे का इस्तेमाल करके चींटीखोर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हालांकि कासुगोनगा ने गारगाटा के हमले से बचने के लिए आसानी से एक तरफ हटकर बचाव किया। हैंडलर्स और बीस्ट्स जय जयकार करते रहे क्योंकि उन्हें लगा कि गोल्डन ड्रैगन अपने शिकार के साथ सिर्फ खेल रहा है। उसके दो हमलों से बचने के बाद गारगाटा को आखिरकार एहसास हुआ कि वह किसी साधारण चींटीखोर से नहीं लड़ रहा था। उसने उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए और सांस से हमला करने के लिए अपना मुंह खोला। सुनहरे अजगर ने चींटीखोर को अपने सबसे शक्तिशाली हमले से खत्म करने का फैसला किया क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी उसे असहज कर रहा था। गारगाटा हद से ज्यादा आक्रामक रुख अपना रही है। एक पशु प्रशिक्षक ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह द्वंद्व युद्ध के अंत का पहले से ही अनुमान लगा सकता था। खैर, तीसरे डिवीजन के राजा से यही उम्मीद की जा सकती थी, दूसरे पशु प्रशिक्षक ने टिप्पणी की। बहुत कम पशु ड्रैगन की सांस का सीधा सामना कर पाते हैं। गारगाटा अपने मध्य चरण में एक मिलेनियल ड्रैगन था। तुलना के लिए, यह लैंडोर के सिल्वर ड्रैगन से कमजोर था, जिससे उसने गेट ऑफ बिगिनिंग्स में द्वंद्वयुद्ध के दौरान लड़ाई की थी। फिर भी एक सहस्राब्दी ड्रैगन अभी भी एक ऐसी शक्ति थी जिससे निपटना आसान नहीं था, और केवल शक्तिशाली जानवर और योद्धा ही जीवन और मृत्यु की लड़ाई में इसका सामना कर सकते थे। कासुगोनगा ने घमंड से अपना सिर उठाया और आकाश में बहुत ऊपर उड़ रहे ड्रैगन को देखा। फिर उसने अपना शरीर समेटा और 2 मीटर लंबे एक विशालकाय, नुकीले कांटों से ढके हुए राक्षस में बदल गया। मैं आगे बढ़ रहा हूं। कासुगोनगा ड्रैगन ब्रीथ की ओर झपटा और उससे सीधे भिड़ गया। अगर गोल्डन ड्रैगन को पता होता कि इस छोटे इंद्रधनुषी रंग के चींटीखोर ने देवताओं के युग के दौरान और दक्षिणी महाद्वीप के युद्ध में किन किन लड़ाइयों का सामना किया था, तो वह तुरंत हार मानकर आत्मसमर्पण कर देता। दुर्भाग्यवश उसे पता नहीं था। ड्रैगन की सांस बिखर गई और इंद्रधनुषी रंग का नुकीला विध्वंसक गोला अपनी गति जारी रखता रहा, जब तक कि वह गोल्डन ड्रैगन के खुले मुंह से टकरा नहीं गया। जैसे ही नुकीले कांटे उसके मुंह के अंदर के कोमल ऊतकों में घुसे, गारगाटा दर्द से कराह उठा। हालांकि कासुगोनगा का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। शानदार, आखिरी, अंतिम, समापन। मैं पूरी तरह तैयार हूं। आकाश के देवता की घूर्णन शक्ति तब और बढ़ गई जब वह सुनहरे अजगर के गले में उतरा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरता चला गया। गारगाटा दर्द से चीख भी नहीं सका क्योंकि चींटीखोर ने उसके आंतरिक अंगों को पीसकर अजगर के मांस में बदल दिया था। जीव जंतुओं का राजा प्रकाश के कणों में तब्दील हो गया और उसका जीवन समाप्त हो गया। वह दिन था जब तीसरे वर्ष के पशुओं के समूह पर एक नए राजा ने शासन किया और उन्हें यह उपनाम दिया गया, इंद्रधनुषी रंगों वाली लुढ़कती हुई विपत्ति। अध्याय 517। अब आप मेरे गृह क्षेत्र में हैं। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। चश्मा पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति ने विलियम को पोडियम पर आने का इशारा किया। सभी को सुप्रभात, विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम विलियम वो, हम तो तुम्हें पहले से ही जानते हैं। चेहरे पर झायों वाले एक लड़के ने विलियम को अपना परिचय पूरा करने से पहले ही टोकते हुए कहा, तुम राजकुमारी सिडोनी के प्रेमी हो, है ना? यार, मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। राजकुमारी के साथ आप कितनी दूर तक गए हैं? क्या आपने ये सब कर लिया है? क्या आप हमें लड़कियों के बीच लोकप्रिय होने का तरीका सिखा सकते हैं? क्या ये सच है कि राजकुमारी का एक अजीब शौक है? उसे कौन कौन से व्यंजन खाना पसंद है? विलियम पर चारों ओर से तुरंत ही दबाव पड़ने लगा। जिस शिक्षक ने उसे अपने सहपाठियों से परिचय कराने के लिए कहा था, वह पहले से ही अपनी कुर्सी पर ऊब रहा था। स्पष्ट था कि प्रोफेसर का पढ़ाने का कोई इरादा नहीं था और वह शुरू से ही सोने की योजना बना रहा था। सवालों की लगातार बौछार से विलियम के होठों के कोने हल्के से फड़क उठे। उसे पहले से ही अंदाजा था कि उसे सबसे खराब कक्षा में डाल दिया जाएगा,
लेकिन कमरे की सुविधाओं को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि यह उतना बुरा होगा जितना उसने सोचा था। विलियम को आश्चर्य हुआ कि कक्षा ए और कक्षा एफ के कमरों की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं था। ऐसा प्रतीत हुआ कि सिल्वरविंड अकादमी अपने छात्रों को कमतर नहीं आंकती थी। वे उन्हें केवल उनके प्रदर्शन के आधार पर विभाजित करते थे, जिससे अकादमी के प्रति विलियम की राय में काफी सुधार हुआ। जैसे ही उस हाफ एल्फ ने अपने सहपाठियों को चुप कराने के लिए अपना हाथ उठाया, जो कुछ चटपटी गपशप जानने के लिए बेताब लग रहे थे, उसके मन में एक शरारती विचार आया। मैंने आपके सभी सवाल सुन लिए हैं और मैं अपनी पूरी क्षमता से उनका जवाब दूंगा, विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान उसके दादा जेम्स की मुस्कान से कम नहीं थी, जब वह बूढ़ा आदमी लोगों को ठगने वाला होता था। पहले आपने पूछा कि राजकुमारी सिडोनी के साथ मेरा क्या रिश्ता है। इसका जवाब यह है कि वह मेरी प्रेमिका है। तीसरे वर्ष के छात्र आपस में बात कर रहे थे, जिससे कक्षा में हल्की फुसफुसाहट फैल गई। विलियम मुस्कुराया और उन रईसों के लिए मुसीबत खड़ी करने की अपनी योजना पर काम करता रहा, जिन्होंने उसे तीसरे वर्ष के सबसे खराब वर्ग में भेज दिया था। तुम मुझसे पूछते हो कि राजकुमारी का पसंदीदा खाना क्या है। इसका जवाब बहुत आसान है, विलियम ने अपने बाल झटकते हुए और घमंड से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा। उसे सबसे ज्यादा जो खाना पसंद है वो मैं हूं। बस ध्यान रखना कि किसी को बताना मत, ठीक है। विलियम ने अपने सहपाठियों को आंख मारी, मानो वे भरोसेमंद लोग हों जो राज रख सकते हों। लड़के ईर्ष्या से हरे पड़ गए, जबकि लड़कियां शर्म से लाल हो गईं क्योंकि वे विलियम के इशारे को कुछ हद तक समझ गई थीं। महिलाओं के बीच लोकप्रिय होने के रहस्य की बात करें तो इसका जवाब भी बहुत सरल है। लड़कों ने ध्यान से विलियम की ओर देखा। अगर वह उन्हें खूबसूरत गर्लफ्रेंड पाने का तरीका बता दे तो वे उसकी पूजा करेंगे। दूसरी ओर लड़कियां भी यह जानने के लिए बहुत उत्सुक थीं कि विलियम आगे क्या कहने वाला है। वे जानना चाहती थीं कि क्या उस आधे एल्फ को सच में पता है कि महिलाओं को पुरुषों में क्या आकर्षित करता है। लोकप्रिय होने का रहस्य असल में कोई रहस्य नहीं है, विलियम ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा। उसका सिर घमंड से ऊपर उठा हुआ था, मानो कोई छोटा मालिक अपने नौकरों को नीचा दिखा रहा हो। आपको आत्मविश्वास की जरूरत है। लड़कियों को आत्मविश्वासी लड़के पसंद आते हैं। भले ही आप मेरी तरह सुंदर न हो, लेकिन अगर आपको खुद को अच्छे से पेश करना आता है तो लड़कियां आपकी तरफ आकर्षित होंगी। किशोर लड़कों ने अपनी कक्षा की छात्राओं की ओर देखा और पाया कि वे विलियम की बातों से सहमत थीं। इससे उन्हें एहसास हुआ कि हाफ एल्फ जो कह रहा था वह सच था। जैसे जैसे विलियम अपने नए सहपाठियों से बातचीत करने लगा, कमरे का माहौल और भी जीवंत हो उठा। उसने एक एक करके उनके नाम याद किए और कक्षा की लड़कियों से मजाक में कहा कि उन्हें उससे प्यार नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके पहले से ही 4 प्रेमी हैं। हालांकि उनकी दुनिया में बहुविवाह की अनुमति थी, लेकिन महिलाएं स्वाभाविक रूप से ऐसे पुरुषों को पसंद करती थीं जिनके कई प्रेमी न हों। इस कदम से विलियम में रुचि रखने वाले लोग खेदपूर्वक पीछे हट गए। सारे अच्छे दिखने वाले लड़के पहले से ही शादीशुदा क्यों हैं? एक खूबसूरत लड़की ने आह भरते हुए कहा। मेरे लिए भी कुछ अच्छे लड़के छोड़ देने चाहिए। मुझे पता है ना? आधे एल्फ कितने आकर्षक होते हैं। मैं भी उनमें से किसी एक को अपना प्रेमी बनाना चाहता हूँ। लड़कियां आपस में फुसफुसाने लगीं। थोड़ी देर में कमरे में खिलखिलाहट गूंजने लगी और लड़के उन खूबसूरत लड़कियों को दबी हुई मोहकता से देखने लगे। कुछ घंटों बाद विलियम और उसके सहपाठी भोजन कक्ष में गए। हाफ एल्फ ने पहले ही ऐश को संदेश भेज दिया था कि वह अपने नए सहपाठियों के साथ भोजन करेगा। ऐश ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि वह राजकुमारी सिडोनी के साथ दोपहर का भोजन करेगी। जब विलियम और उसके नए सहपाठी बातें कर रहे थे, तभी किशोर लड़कों का एक समूह उनकी मेज के पास आया। जैसे ही विलियम के दल ने देखा कि समूह का नेतृत्व कौन कर रहा है, वे सभी खड़े हो गए और अभिवादन में अपना सिर झुका लिया। शुभ दोपहर महामहिम। आप निश्चिंत रहें, राजकुमार जेसन ने उत्तर दिया। हम सब यहाँ छात्र हैं, इसलिए औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रेटोर साम्राज्य के 5वें राजकुमार ने मुस्कुराते हुए लड़कों को अपनी कुर्सियों पर वापस बैठने का इशारा किया। फिर उन्होंने विलियम की ओर ध्यान दिया। उनकी आंखों में क्षण भर के लिए हत्या का भाव झलका, लेकिन फिर वह गायब हो गया। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि कक्षा 1 के छात्रों ने आपका बहिष्कार कर दिया है, प्रिंस जेसन ने कहा। छात्र परिषद के अध्यक्ष के रूप में मुझे खेद है कि मैं आपकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सका। विलियम ने सहमति में सिर हिलाया। क्या आप सचमुच मुझे मूर्ख समझते हैं? मुझे यकीन है कि पर्दे के पीछे से आप ही सब कुछ नियंत्रित कर रहे थे। उस अर्ध एल्फ ने यह बात जोर से नहीं कही क्योंकि ऐसा करने से मामला और भी पेचीदा हो जाता।
उसके लिए जब तक वह आमोन से मिल पाता और अपनी प्रेमिकाओं पर से श्राप हटा पाता, उसे क्रेटोस साम्राज्य में किसी के भी द्वारा बहिष्कृत या अपमानित होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शुरू से ही उसका इरादा लंबे समय तक रुकने का नहीं था। उसने केवल सम्राट को प्रभावित करने के लिए एक शैक्षणिक वर्ष पूरा करने का वादा किया था। महामहिम, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? विलियम ने पूछा। विलियम जानता था कि राजकुमार जेसन राजकुमारी सिडोनी पर मोहित था। अगर उसने उस खूबसूरत महिला को अपनी प्रेमिका के रूप में स्वीकार नहीं किया होता, तो उन दोनों के रिश्ते बनने पर उसे कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन समय बदल चुका था। उसका इरादा उस राजकुमारी को किसी और को सौंपने का नहीं था, जिसे वह पहले ही अपनी भावी पत्नियों में से एक मान चुका था। जी हाँ, मुझे आपको कुछ बताना है, राजकुमार जेसन ने उत्तर दिया। मैं 3 महीने बाद हीरोज टूर्नामेंट में भाग लेने जा रहा हूँ। इतना ही नहीं, मेरा इरादा चैंपियन बनने का है। ओह, तो आप चाहते थे कि सम्राट आपके किसी दिवास्वप्न को पूरा कर दें? दिन में देखे गए सपने। विलियम ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि तुमने जो भी इच्छा करने की योजना बनाई है, वह तुम्हें नहीं मिलेगी। अरे, तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है? राजकुमार जेसन ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। हम अब दक्षिणी महाद्वीप में नहीं हैं। तुम अब मेरे गृह क्षेत्र में हो। विलियम मुस्कुराया जब उसने उस राजकुमार को देखा जो सम्राट से राजकुमारी सिडोनी से सगाई करने का अनुरोध करने की योजना बना रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ, विलियम ने आत्मविश्वास से घोषणा की। जो मेरा है वो मेरा ही है, और वो कभी तुम्हारा नहीं होगा। हम उसके बारे में देखेंगे। देखो, लेकिन छुओ मत, वरना तुम अंधे हो सकते हो। राजकुमार जेसन ने मुस्कुराते हुए अपने अधीनस्थों को शाही परिवार के लिए आरक्षित वीआईपी कमरों में ले गए। विलियम ने तटस्थ भाव से उसे जाते हुए देखा। जिस क्षण उसने राजकुमारी सिडोनी को अपनी प्रेमिका बनाया, उसे पता था कि इसका भरपूर विरोध होगा। वैंडी, ऐश और एस्ट के विपरीत, राजकुमारी सिडोनी फ्रीसिया राज्य की राजकुमारी और क्रेटोर साम्राज्य के सम्राट की पोती थी। उसकी सामाजिक स्थिति काफी उच्च थी, इसलिए लोगों का उसकी सुंदरता और उससे जुड़ी सामाजिक स्थिति से ईर्ष्या करना स्वाभाविक ही था। राजकुमार के जाने के बाद विलियम के एक सहपाठी ने धीरे से कहा, वाह, क्या आप राजकुमार जेसन को जानते हैं? ये तो कमाल है। हाँ, विलियम ने उत्तर दिया। हम दोनों की मुलाकात दक्षिणी महाद्वीप में हुई थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके किसी भी सहपाठी को दक्षिणी महाद्वीप में हुए युद्ध के बारे में जानकारी नहीं थी। मध्य महाद्वीप की प्रमुख शक्तियों ने क्रेटोर साम्राज्य और एल्स द्वारा दक्षिणी भूमि पर विजय प्राप्त करने की खबर को पूरी तरह से दबा दिया था। हालांकि इससे ये तथ्य नहीं बदला कि विलियम का नाम कई उच्च पदों पर बैठे लोगों को ज्ञात था। उनमें से कुछ ने तो उसकी गतिविधियों पर नजर रखने और उसे अपने समूह में शामिल करने के लिए जासूस भी भेजे थे। जो व्यक्ति एल्व्स और उनके रक्षकों के विरुद्ध खड़ा होने में सक्षम था, वह ऐसा व्यक्ति था जिसे हर गुट अपने साथ रखना चाहता था। वे विलियम को धन दौलत, संसाधन और स्त्रियां देने को तैयार थे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आधा एल्फ उनके प्रति वफादारी की शपथ ले। सम्राट लियोनिडास ये बात जानते थे, और उन्होंने पड़ोसी राज्यों और साम्राज्यों के कई अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया जो विलियम से मिलना और उनसे बातचीत करना चाहते थे। हालांकि उसने राजकुमारी सिडोनी और उसके चुने हुए प्रेमी को अपना रुख स्पष्ट नहीं किया था, लेकिन उसका इरादा किसी और को भी उस हाफ एल्फ को पाने देने का नहीं था। आमोन के मंदिर की मुख्य पुजारिन ने उसे पहले ही निर्देश दे दिए थे कि उस किशोर उपद्रवी से कैसे निपटना है। उसे विलियम के क्रेटोर साम्राज्य में आने का मुख्य कारण भी बताया गया था। एवेक्सियस ने उसे विलियम और एल्व्स के बीच हुए युद्ध की रिकॉर्डिंग दी थी, और उसने उसे एक ही बार में देख लिया था। इससे उसे विलियम के चरित्र की बेहतर समझ मिली और उसने इसका लाभ उठाने का तरीका भी सोच लिया। हालांकि क्रेटोर साम्राज्य के ऊपर आसमान साफ और नीला था, लेकिन क्षितिज पर एक तूफान मंडरा रहा था। यह एक ऐसा तूफान था जो न केवल विलियम के संकल्प की दृढ़ता की परीक्षा लेगा, बल्कि उन लोगों के प्रति उसकी भावनाओं की दृढ़ता की भी परीक्षा लेगा जो उसके जीवन में मायने रखते थे। अध्याय 518, असीम भूख भाग 1। क्लास खत्म होने के बाद विलियम ने अकादमी के मैदान में घूमने का फैसला किया। सिल्वरविंड अकादमी इतनी बड़ी थी कि नए छात्रों का खो जाना आम बात थी। इयान और राजकुमारी सिडोनी काफी समय साथ बिता रहे थे और अक्सर खरीदारी के लिए बाहर जाते थे। कम से कम जब विलियम उनसे पूछता था कि वे क्या कर रहे हैं, तो वे हमेशा यही बहाना बनाते थे। एक बार गले लगाने, चुंबन करने और थोड़ा सा शारीरिक स्पर्श करने के बाद वह लगभग मोर्गाना के कोमल और कामुक होठों से जवाब निकलवाने में कामयाब हो गया था। हालांकि इससे पहले कि वह शरारती लड़की सारी बात बता पाती, राजकुमारी सिडोनी ने बीच में आकर बातचीत को अपने हाथ में ले लिया और वहीं पर बात खत्म हो गई।
अंततः विलियम ने हार मान ली और अपनी प्रेमिकाओं को अपनी पीठ पीछे जो भी योजना बना रही थी उसे करने देने का फैसला किया। मोर्गाना से मिली थोड़ी सी जानकारी के अनुसार दोनों लड़कियां ये सब उसके भले के लिए कर रही थीं। सिल्वरविंड अकादमी क्रेटोर साम्राज्य की राजधानी से कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित थी। यदि कोई चाहे तो अकादमी परिसर में स्थित टेलीपोर्टेशन गेट्स का उपयोग करके आसानी से राजधानी जा सकता है। पर्वत की तलहटी में सिल्वरविंड शहर स्थित था। ये साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। चूंकि यहीं पर प्रतिष्ठित अकादमी स्थित थी, इसलिए कई व्यापारियों ने इस स्थान पर अपने स्टॉल लगा रखे थे, क्योंकि यह व्यापार करने और कुलीन परिवारों के साथ संबंध बनाने के लिए एक अच्छी जगह थी। विलियम पहाड़ की चोटी से शहर को नीचे की ओर देख रहा था। अकादमी में आने के बाद से वह केवल एक बार ही वहां गया था और फिर कभी वापस नहीं गया था। जब वह इस बात पर विचार कर रहा था कि उसे शहर जाने के लिए टेलीपोर्ट गेट का उपयोग करना चाहिए या नहीं, तभी उसकी नज़र कोने में किसी चीज पर पड़ी। काले रंग की पोशाक पहने लगभग 10 साल की उम्र की एक लड़की अकादमी के कूड़ेदान की ओर चल पड़ी। कचरा डंप अकादमी से 1 मील दूर था और वहां केवल वही लोग जाते थे जिन्हें कचरा निपटान के लिए नियुक्त किया गया था। विलियम की तेज नज़र के कारण वह ये बता सका कि लड़की वास्तव में उसी दिशा में जा रही थी। क्या वह कहीं खो गई है? विलियम ने फ्राउनिंग करते हुए कहा। मुझे एहतियात के तौर पर एक बार जांच कर लेनी चाहिए। विलियम पहाड़ की चोटी से कूद गया और लड़की की ओर स्थिर गति से बढ़ने लगा। काली पोशाक पहने लड़की विलियम के आने से बेखबर थी और वह अपने गंतव्य की ओर चलती रही। जैसे ही हाफ एल्फ लड़की के पास पहुंचा, उसने उसमें कुछ अजीब बात देखी। उसके चलने का तरीका लड़खड़ा रहा था, मानो उसके पास अपने शरीर को संभालने की ताकत न हो। साथ ही वह हांफती हुई लग रही थी। विलियम लड़की के सामने उतरा और लड़की उसे देखने के लिए रुक गई। प्यारी, विलियम ने अपने सामने खड़ी छोटी बच्ची को देखते हुए सोचा। विलियम के अनुमान के अनुसार लड़की की लंबाई कम से कम 4-8 फीट 144 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके लंबे हल्के गुलाबी बाल कमर तक आते थे। उसकी आंखें, जिनका रंग उसके बालों जैसा ही था, आश्चर्य से विलियम की ओर देख रही थीं। हालांकि यह आश्चर्य जल्द ही चिंता में बदल गया। चिंता मत करो, मैं बुरा इंसान नहीं हूं, विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तुम्हें कूड़े के ढेर की ओर जाते देखा, इसलिए मुझे चिंता हुई कि कहीं तुम रास्ता न भटक गए हो। क्या तुम सच में रास्ता भटक गए हो? चिंता मत करो, मैं बुरा इंसान नहीं हूं, विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तुम्हें कूड़े के ढेर की ओर जाते देखा, इसलिए मुझे चिंता हुई कि कहीं तुम रास्ता न भटक गए हो। क्या तुम सच में रास्ता भटक गए हो? छोटी बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन विलियम समझ गया कि वह घबरा रही है। अचानक उसका शरीर लड़खड़ाने लगा और इससे पहले कि वह जमीन पर गिर पड़े, हाफ एल्फ ने तुरंत उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। क्या तुम ठीक हो? विलियम ने चिंता से पूछा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी अकादमी के अस्पताल ले जाता हूँ। हालांकि विलियम अपनी योजना को अंजाम देने से पहले ही लड़की ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे वह एकदम जम गया। हौंफते हुए लड़की ने कहा, मैं ठीक हूँ, कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे जाना है। आप कहाँ जा रहे हैं? वहां पर छोटी बच्ची ने उस जगह की ओर इशारा किया जहां कूड़े का ढेर स्थित था। क्या तुम कचरा फेंकने जा रहे हो? विलियम ने पूछा। छोटी बच्ची ने सिर हिलाने से पहले थोड़ा हिचकिचाया। हाँ, लड़की ने जवाब दिया, मुझे वहां जाना है, कृपया मुझे जाने दीजिए। विलियम उस छोटी बच्ची के हल्केपन पर आश्चर्यचकित था। हालांकि वह उसकी चचेरी बहन ईव जितनी हल्की नहीं थी, फिर भी हाफ एल्फ को पूरा यकीन था कि वह उसे आसानी से उठा सकता है, चाहे वह अपने शरीर पर वजन बांधकर ही क्यों न अभ्यास करे। ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, विलियम ने समझौता करते हुए कहा, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। छोटी बच्ची ने कुछ सेकंड तक सीधे उसकी आंखों में देखा और फिर अपना सिर हिलाया। विलियम ने एक बार फिर अपनी उड़ने की क्षमता का इस्तेमाल किया और लड़की को कूड़े के ढेर की ओर ले गया। जैसे ही वह उस जगह के पास पहुंचा, उसे दुर्गंध आने लगी। आमतौर पर हर सप्ताहांत में कूड़ा जलाया जाता था। पृथ्वी पर मौजूद शहरों के विपरीत हेस्टिया की दुनिया में प्लास्टिक, गत्ते के डिब्बे या किसी भी तरह का आधुनिक कचरा नहीं है। कूड़ेदान में फेंका गया कचरा मुख्य रूप से अकादमी द्वारा प्रतिदिन निपटाए जाने वाले खाद्य अपशिष्टों से बना था। फलों के छिलके, अंडे के छिलके, गोलियों जैसे असफल रसायन विज्ञान के प्रयोग, जानवरों की हड्डियां, मछली की हड्डियां और इसी तरह की चीजों को अलग अलग गड्ढों में अलग अलग रखा जाता था, जिन्हें सप्ताहांत आने पर अकादमी के कर्मचारियों द्वारा जला दिया जाता था। विलियम गड्ढे के पास उतरा और अनिच्छा से लड़की को नीचे उतारा ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके।
धन्यवाद, छोटी बच्ची ने फल के छिलकों वाली जगह की ओर चलने से पहले कहा। अचानक लड़की गड्ढे में कूद गई, जिससे विलियम चौंक गया। आधा एल्फ तुरंत उसकी हालत देखने दौड़ा, लेकिन जो उसने देखा उससे वह दंग रह गया। गड्ढे में गिरने के बाद लड़की ने लापरवाही से केले का छिलका उठाया और उसे अपने मुंह की ओर ले गई। वह उसे खाने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे सड़े हुए केले के छिलके को मुंह में डालने से रोक दिया। क्या तुम पागल हो? विलियम ने हैरानी से पूछा। तुम इसे क्यों खाना चाहते हो? क्योंकि मुझे भूख लगी है, लड़की ने जवाब दिया। कृपया मुझे खाने दीजिए, मुझे भूख लगी है। अगर तुम्हें भूख लगी है तो चलो कैंटीन चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को खरीद लाऊंगा। नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता। अगर मैं वहां गया तो लोग असहज महसूस करेंगे। विलियम ने लड़की के हाथ से केले का छिलका छुड़ाया और उसे राजकुमारी की तरह गोद में उठा लिया। फिर वह गड्ढे से उछलकर अकादमी की दिशा में उड़ गया। रुको, मुझे अकादमी मत ले जाओ, छोटी बच्ची विलियम की बाहों में छटपटा रही थी। सभ्य व्यवहार करो, विलियम ने कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाना खरीद लाऊंगा। तुम्हें ये सब खाने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप नहीं समझते, लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बच्ची इतनी छटपटा रही थी कि विलियम की उड़ान लड़खड़ा गई। अंत में बच्ची की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे जमीन पर उतरना पड़ा। क्या तुम अकादमी की छात्रा हो? विलियम ने पूछा। हालांकि संभावना कम थी, फिर भी संभावना मौजूद थी। छात्रा होने के अलावा वह छोटी बच्ची अकादमी में कार्यरत किसी प्रोफेसर या कर्मचारी की बेटी भी हो सकती थी। गुलाबी बालों वाली लड़की ने सिर हिलाने से पहले एक बार फिर हिचकिचाहट दिखाए। हाँ, मैं एक छात्र हूँ। तो फिर आप बाकी छात्रों की तरह कैंटीन में खाना क्यों नहीं खाते? मैं नहीं कर सकती, लड़की ने जवाब दिया। जो भी मुझे देखेगा उसे इतनी घृणा होगी कि उसकी भूख ही मर जाएगी। छोटी बच्ची का जवाब सुनकर विलियम ने भौहें चढ़ा ली। वह अभी अभी अकादमी में आया था और साल का 1/4 हिस्सा बीत चुका था। इसका मतलब ये था कि उसे उस दौरान घटी कुछ बातों की जानकारी नहीं थी, जिनमें ये कारण भी शामिल था कि वह छोटी बच्ची खाने के लिए कूड़े के ढेर तक क्यों जाती थी। विलियम सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसे पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज सुनाई दी और उसके सामने खड़ी छोटी बच्ची ने अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रख लिए। गुड़गुड़ाहट की आवाज तेज होती गई और ऐसा लग रहा था कि भूख के मारे बच्ची किसी भी क्षण बेहोश हो जाएगी। अभी के लिए इसे खा लो, विलियम ने चॉकलेट लॉलीपॉप बनाते हुए कहा। ये लॉलीपॉप 3 दिन तक चल सकती है। बस ध्यान रखना कि इसे चबाना मत। विलियम ने लॉलीपॉप का रैपर खोला और उसे उस छोटी लड़की को दे दिया जो उसे हैरानी से देख रही थी। लो, इसे पकड़ो। विलियम ने लॉलीपॉप लड़की के हाथ पर रख दिया और लड़की ने उसे मजबूती से पकड़ लिया, मानो वह उसकी आखिरी उम्मीद हो। छोटी बच्ची ने लॉलीपॉप को कुछ सेकंड तक देखा, फिर उसे अपने मुंह में डाल लिया। चॉकलेट की मिठास उसके मुंह में फैलते ही उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। क्या यह अच्छा है? विलियम ने पूछा। छोटी बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने लॉलीपॉप को दांतों से काट लिया और चबाने लगी। विलियम ने आह भरी और बच्ची के लिए एक और लॉलीपॉप निकाली। उसने बच्ची को साफ साफ मना किया था कि वह इसे न चबाए, लेकिन बच्ची इतनी भूखी थी कि उसे उसकी बात समझ ही नहीं आई। विलियम को आश्चर्य हुआ कि लड़की ने न केवल लॉलीपॉप खाए बल्कि लॉलीपॉप की डंडी को भी टेढ़ी मेढ़ी चबा लिया। विलियम लॉलीपॉप की डंडी निकालने के लिए उसका मुंह खोलने ही वाला था कि सिस्टम की आवाज उसके कानों में पड़ी। मेजबान, चिंता मत करो। मेरे विश्लेषण के अनुसार वह बिल्कुल ठीक रहेगी। कृपया अपने मूल्यांकन कौशल का उपयोग करें और उसकी जानकारी देखें। विलियम को पहले तो संदेह हुआ, लेकिन फिर भी उसने वही किया जो सिस्टम ने उसे करने को कहा था। कुछ ही क्षण बाद उस छोटी बच्ची के बारे में जानकारी पढ़कर उसका मुंह खुला रह गया, जिसे उसने कुछ देर पहले ही लॉलीपॉप खिलाई थी। नाम, शिफॉन वेलग्रेमोरी। आयु, 18। जाति, नेरेजा, आधा बौना आधा दानव। शीर्षक, नरक का लालची। 7 घातक पापों में से एक जो पेटूपन के पाप का प्रतिनिधित्व करता है। अध्याय 519, असीम भूख, भाग 2। बड़े भाई, क्या आपके पास और भी है? प्यारी सी बच्ची शिफॉन ने उम्मीद भरी निगाहों से विलियम की ओर देखा। उसने विलियम के हाथ में लॉलीपॉप देख लिया था, लेकिन फिर भी अनदेखा करने का नाटक किया। विलियम ने सख्ती से उसे लॉलीपॉप पकड़ाया और लड़की ने खुशी खुशी उसका रैपर फाड़ दिया, जिससे चॉकलेट कैंडी दिखाई दी और उसकी आंखें चमक उठीं। शिफॉन ने पहले बिना किसी औपचारिकता के कैंडी का रैपर खा लिया, फिर उसे मुंह में डाला। इस बार उसने उसे चबाया नहीं, बल्कि सिर्फ चाटा, जैसा कि विलियम ने उसे करने को कहा था।
पता नहीं क्यों चॉकलेट लॉलीपॉप खाने के बाद उसकी भूख पूरी तरह गायब हो गई। शिफॉन के साथ ऐसा पहली बार हुआ था। आमतौर पर 3 टन कचरा खाने के बाद भी कुछ घंटों में भूख वापस आ जाती थी। वह बहुत हैरान रह गई जब एक लॉलीपॉप ने जादू की तरह उसकी भूख मिटा दी। विलियम उस प्यारी लड़की को निहार रहा था, मानो उसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो। 2 मिनट तक झिझकने के बाद उसने आखिरकार उससे अपना परिचय देने का फैसला किया। मेरा नाम विलियम वॉन आइंसेवर्थ है, विलियम ने कहा। आप मुझे विल कह सकते हैं। आपका क्या नाम है? हालांकि उसे पहले से ही जवाब पता था, फिर भी उसने सवाल पूछा क्योंकि उसे लगा कि उचित परिचय दिए बिना लोगों के नाम पुकारना असभ्य होगा। उस छोटी बच्ची ने अपने प्यारे होठों से लॉलीपॉप निकालते हुए झुककर अभिवादन किया और अपना परिचय दिया। शिफॉन वेल ग्रेमोरी, शिफॉन ने जवाब दिया। बड़े भाई, मुझे बस शिफॉन कहिए। मैं 17 साल का हूँ। 1 महीने बाद मेरा जन्मदिन है। क्या मुझे बिग ब्रदर कहना ठीक रहेगा? कोई बात नहीं बड़े भाई, मैं सिर्फ 12 साल का हूँ। आप मुझसे साफ तौर पर बड़े हैं। विलियम के होठों के कोने हल्के से फड़क उठे क्योंकि उस नन्ही बच्ची ने उससे झूठ बोलने की हिम्मत की थी। अगर उसके पास सिस्टम न होता तो वह बिना किसी संदेह के उसकी बात मान लेता, क्योंकि अपनी लंबाई और मनमोहक सूरत के कारण वह 12 साल की बच्ची जैसी दिखती थी। क्या मेरी किस्मत में हमेशा इसी तरह की परिस्थितियां लिखी हैं? विलियम ने मन ही मन आह भरते हुए सोचा। मेरी अंतरात्मा कह रही है कि मैं किसी न किसी मुसीबत में फंसने वाला हूं। शिफॉन ने विलियम को बड़ी दिलचस्पी से देखा। जादू के प्रति उसकी असाधारण संवेदनशीलता थी और उसे पूरा यकीन था कि विलियम ने अपनी स्टोरेज रिंग से लॉलीपॉप नहीं निकाला था। चूंकि यही स्थिति थी, इसलिए शिफॉन को एक बात का एहसास हुआ। विलियम अपनी इस क्षमता का उपयोग करके लॉलीपॉप बना सकता था। गुलाबी बालों वाली लड़की को यह नहीं पता था कि यह किस तरह की क्षमता है, लेकिन एक बात निश्चित थी। विलियम ही वह व्यक्ति था जो उसकी भूख की समस्या का समाधान कर सकता था। बड़े भाई, क्या कुछ गड़बड़ है? शिफॉन ने प्यारे अंदाज में उनके पास आते हुए पूछा। फिर उसने विलियम का हाथ पकड़ा और उसे मजबूती से थाम लिया। मुझे इस व्यक्ति के बारे में और अधिक जानने की जरूरत है। विलियम असमंजस में था कि क्या करे। उसे शिफॉन को लॉलीपॉप देने का कोई पछतावा नहीं था, लेकिन उसका अस्तित्व ही एक ऐसा संकेत था जिसमें वह शामिल नहीं होना चाहता था। अगर यह किसी खेल का हिस्सा होता तो विलियम उसके रास्ते से दूर रहता और जीतने के लिए दूसरी नायिकाओं की तलाश करता। 7 घातक पापों में से किसी एक से निपटने से कोई लाभ नहीं हुआ। वह पहले ही राजकुमारी सिडोनी और मोर्गाना से उत्पन्न खतरे का अनुभव कर चुका था, तो वह भला उस व्यक्ति को कैसे कम आंक सकता था जिसे दुनिया के सबसे बड़े पापों में से एक का खिताब प्राप्त था। विलियम ने अपना गला साफ किया और शिफॉन को पीछे छोड़ने के लिए बहाना बनाने का फैसला किया। शिफॉन, मुझे अभी कुछ काम करने हैं, विलियम ने उस छोटे हाथ की ओर देखते हुए कहा जिसने मजबूती से उसका हाथ पकड़ रखा था। मुझे कुछ चीजें खरीदने के लिए सिल्वरविंड सिटी जाना है। क्या सच में? शिफॉन ने पूछा। चिंता मत करो बड़े भाई, मैं 3 महीने पहले अकादमी आई थी। हालांकि मैं शहर से बहुत परिचित नहीं हूं, लेकिन यहां रहने के दौरान मैं 3 बार यहां आ चुकी हूं। आप तो कमाल हैं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शिफॉन ने बड़े प्यारे अंदाज में अपना सिर झुकाया जिससे विलियम का दिल कांप उठा। शिफॉन को देखकर उसे अपनी चचेरी बहन ईव और ब्रियाना की याद आ गई, जिन्हें वह अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। बड़े भाई, क्या आपके पास ये लॉलीपॉप और है? शिफॉन ने पूछा। मुझे ये बहुत पसंद है। शिफॉन ने विलियम की ओर देखा और उसे ध्यान से घूरने लगी। उन मासूम आंखों को देखकर विलियम का मन भर आया, इसलिए उसने अपने मन को शांत करने के लिए अपनी नजरें हटा लीं। काफी सोच विचार करने के बाद विलियम मान गया। उसने 10 लाल, नीले और चॉकलेट रंग के लॉलीपॉप निकाले और शिफॉन को दे दिए। फिर उसने उनके उपयोग के बारे में विस्तार से बताया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, चॉकलेट लॉलीपॉप 3 दिन तक चल सकती है, बशर्ते आप इसे चबाएं नहीं, विलियम ने समझाया। ये लाल लॉलीपॉप छोटे घावों को ठीक कर सकती है। अगर आपको चोट लग जाए तो इसे खा लें। यह नीली लॉलीपॉप जादुई शक्ति को फिर से भर देती है। अगर आपको जादुई मंत्रों का प्रयोग करने से शक्तिहीनता महसूस हो तो इसे भी खा लें। याद रखें कि लाल और नीली लॉलीपॉप सिर्फ एक बार ही खाई जा सकती है, और यह चॉकलेट लॉलीपॉप जितनी देर तक नहीं टिकेगी। अगर आपको भूख लग रही है तो बस चॉकलेट लॉलीपॉप को अपने मुंह में डालें और उसे चाट लें। शिफॉन ने लॉलीपॉप को ऐसे पकड़ा हुआ था मानो वे अनमोल खजाने हों। फिर उसने उन्हें सावधानीपूर्वक अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया और विलियम की ओर कृतज्ञता भरे भाव से देखा। बड़े भाई, लॉलीपॉप के लिए धन्यवाद, शिफॉन ने कहा। आपने इन्हें कहाँ से खरीदा?
अगर हो सके तो मैं इन्हें थोक में खरीदना चाहती हूँ। ये लॉलीपॉप कहीं भी नहीं मिलते। ये सभी हाथ से बने हैं। क्या आपने इन्हें बनाया है, बड़े भाई? हाँ, विलियम मना करना चाहता था, लेकिन उसकी ओर देखती हुई मासूम आंखों ने उसके झूठ को गले में ही अटकने दिया। आप कमाल के हैं, बड़े भाई, शिफॉन ने प्रशंसा की। शायद आपको मिठाई की दुकान खोलनी चाहिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपकी सबसे पहली ग्राहक बनूंगी। मैं इस बारे में सोचूंगा, विलियम ने जवाब दिया। शिफॉन ने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया। फिर वह विलियम का हाथ पकड़कर अकादमी की ओर चल पड़ी। बड़े भाई, चलो, शिफॉन ने आग्रह किया। हमें शाम 6 बजे से पहले वापस आना होगा। अगर हम देर करते रहे तो हम लंबे समय तक शहर में घूम नहीं पाएंगे। विलियम ने सिर हिलाया और उस लड़की को, जिससे वह अभी अभी मिला था, उसे वापस अकादमी ले जाने दिया। हालांकि उसे शिफॉन को लॉलीपॉप देने का कोई पछतावा नहीं था, लेकिन वह अपने कार्यों के परिणामों को लेकर परेशान था। योजक चिन्ह। सिल्वरविंड अकादमी के अंदर। महामहिम, मुझे कुछ सूचना देनी है। सिल्वरविंड अकादमी के प्रधानाध्यापक और प्रोफेसर रीटा के पिता गिलबर्ट गेस ने अपने कार्यालय के अंदर लगे दर्पण में देखते हुए कहा। नोट: अगर आप भूल गए हो तो बता दें कि प्रोफेसर रीटा कक्षा 1 की प्रभारी प्रोफेसर हैं। गिलबर्ट: क्या कुछ हुआ? सम्राट लियोनिडास ने शांत भाव से प्रधानाध्यापक की ओर देखा। शिफॉन विलियम के संपर्क में आई थी, गिलबर्ट ने जवाब दिया। क्या मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए? प्रधानाध्यापक की रिपोर्ट सुनकर सम्राट लियोनिडास के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। हालांकि यह आश्चर्य जल्द ही गंभीर हो गया। ये कैसे हुआ? सम्राट लियोनिडास ने पूछा। अकादमी में शिफॉन की एक विशेष पहचान थी और कुछ लोग छुपकर उस पर नजर रखते थे। जब गिलबर्ट को मौजूदा घटनाक्रम की जानकारी मिली, तो उसने तुरंत सम्राट से इस स्थिति से निपटने के तरीके के बारे में राय मांगी। गिलबर्ट द्वारा दोनों की मुलाकात के बारे में दिए गए विवरण को सुनने के बाद सम्राट लियोनिडास ने चिंतन करते हुए अपनी ठुड्डी को रगड़ा। क्या वे आपस में अच्छे से घुल मिल रहे हैं? सम्राट ने पूछा। गिलबर्ट ने सिर हिलाया। मैंने अभी अभी देखा और मुझे शिफॉन विलियम को वापस अकादमी ले जाते हुए दिखी। और भी वह खुश लग रही थी। हालांकि वह मुस्कुरा नहीं रही थी, लेकिन दूर से ही मुझे उसके मूड का हल्का सा एहसास हो रहा था। महाराज, मुझे अब क्या करना चाहिए? सिल्वरविंड अकादमी के प्रधानाध्यापक सम्राट के आदेश की प्रतीक्षा में 1 मिनट का सन्नाटा छा गया। अंततः वर्षों के समान लंबे इंतजार के बाद सम्राट लियोनिडास ने अपना निर्णय ले लिया। गिलबर्ट: महाराज, कुछ मत करो, सम्राट लियोनिडास ने आदेश दिया। लेकिन शिफॉन पर लगातार नजर रखो। तुम पहले से ही जानते हो कि वह कौन है और उसका क्या संगठन है। मैं नहीं चाहता कि वह कमीना कहे कि मैंने उसकी त्यागी हुई बेटी की देखभाल नहीं की। गिलबर्ट ने आदरपूर्वक सिर हिलाया। जैसा आप चाहें, महाराज। सम्राट लियोनिडास कनेक्शन काटने ही वाले थे, लेकिन बीच में ही रुक गए और एक सवाल पूछा। क्या वह सचमुच खुश दिख रही थी? जी हाँ, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है। महाराज, क्या आप इसे देखना चाहेंगे? मुझे दिखाओ, सम्राट लियोनिडास ने आदेश दिया। प्रधानाध्यापक ने एक प्रोजेक्शन दिखाया जिसमें शिफॉन विलियम का हाथ खींचती हुई दिखाई दे रही थी। आधे एल्फ विलियम के चेहरे पर निराशा का भाव था, जबकि छोटी बच्ची शांत दिख रही थी। रिकॉर्डिंग बंद होते ही क्रीटोर साम्राज्य के सम्राट ने भी बातचीत समाप्त कर दी। अपने अध्ययन कक्ष में साम्राज्य के सम्राट ने अपनी कुर्सी पर पीठ टिका ली। शिफॉन द्वारा अपनी पोती के मंगेतर को वापस अकादमी ले जाने की छवि अभी भी उनके दिमाग में ताज़ा थी। एवेक्सियस सही था, सम्राट लियोनिडास ने चिढ़कर कहा। वह आधा एल्फ मुसीबतें खड़ी करने का शौकीन है। अध्याय 520। तुम बहुत ही असहाय हो। विलियम और शिफॉन के अकादमी के द्वार में प्रवेश करते ही कई निगाहें उन दोनों पर टिक गईं। शिफॉन को शायद इस तरह के व्यवहार की आदत हो चुकी थी, इसलिए उसने उनकी अनदेखी की और विलियम को अपने पीछे घसीटती रही। विलियम को अकादमी के छात्रों द्वारा उसके बारे में की जाने वाली बातों से भी कोई आपत्ति नहीं थी। उसका इरादा वहां लंबे समय तक रहने का नहीं था, इसलिए वहां दाखिला लेने के दौरान फैलने वाली किसी भी गपशप से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि भले ही उन्हें दूसरों की बातों की परवाह नहीं थी, इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी संवेदनशील श्रवण शक्ति छात्रों के उनके पास से गुजरते समय उनकी कही बातों को सुनने में असमर्थ थी। क्या तुमने वो देखा? वो घिनौना कूड़ा खाने वाला है। छी, मैं 1000 सोने के सिक्कों की शर्त लगाता हूं कि वह फिर से कूड़े के ढेर पर गई होगी। क्या वह राजकुमारी सिडोनी का प्रेमी नहीं है? वह उस सन की औरत के साथ क्या कर रहा है? आप जानते ही हैं कि लोग क्या कहते हैं, एक जैसे पंखों वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं। हा हा हा, क्या वो कूड़ा भी खाता है? कौन जाने।
शायद उन्होंने आपस में मछली की हड्डियां या अंडे के छिलके बांटे हों। कुल, विलियम के चेहरे पर अब भी शांति का भाव था, लेकिन शिफॉन के पीठ पीछे कही जा रही अपमानजनक बातों से वह चिढ़ गया था। अब जब उसे शिफॉन के गुनाह का पता चल गया था, तो वह कुछ हद तक समझ सकता था कि वह खाने की तलाश में कूड़े के ढेर पर क्यों जाती थी। क्या उसे कैंटीन से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने बहुत ज्यादा खा लिया था? विलियम के मन में यही विचार आया जब उसने खुद को उस छोटी लड़की द्वारा घसीटे जाने दिया, जिसने अकादमी में प्रवेश करने के बाद अपनी गति बढ़ा दी थी। शिफॉन, हम कहाँ जा रहे हैं? विलियम ने पूछा। छोटी बच्ची अचानक रुक गई और विलियम की ओर देखने के लिए उसने अपना सिर घुमाया। बड़े भाई, आप इस समय कहाँ रह रहे हैं? शिफॉन ने पलटकर पूछा। तीसरे वर्ष का लड़कों का छात्रावास। ठीक है। शिफॉन एक बार फिर विलियम को घसीटते हुए ले गई। इस बार वह एबरडीन छात्रावास की ओर चल पड़ी, जहां तीसरे वर्ष के छात्र रहते थे। लड़कों के छात्रावास में प्रवेश करने के बाद शिफॉन ने बिना किसी हड़बड़ी के गलियारों में चहलकदमी की। वह एक देहाती लड़की की तरह चारों ओर देख रही थी और उन दृश्यों को निहार रही थी जिन्हें वह पहली बार देख रही थी। शिफॉन अकादमी के भीतर एक जानी मानी हस्ती थी, लेकिन अच्छे रूप में नहीं। उसे कचरा खाने वाली उपनाम दिया गया था, क्योंकि वह अक्सर दोपहर और रात के खाने के समय कूड़े के ढेर से कचरा उठाकर खाती हुई देखी जाती थी। पहले तो लड़के शिफॉन के पास जाने की कोशिश करते थे क्योंकि वह बहुत प्यारी थी, लेकिन उसकी दिनचर्या जानने के बाद वे सभी घृणा से पीछे हट गए। उन लड़कियों में से कोई भी शिफॉन से कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि उनके लिए वह गंदगी की साक्षात मूर्ति थी। वे उसके साथ एक ही कमरे में भी नहीं रहना चाहते थे, इसलिए शिफॉन ने कक्षाओं में आना बंद कर दिया और केवल अकादमी परिसर में इधर उधर घूमती रहती थी जब कक्षाएं चल रही होती थी, क्योंकि वह खाली रहता था। जब विलियम ने उससे बात की तो वह आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उसे लगता था कि अकादमी में कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। फिलहाल शिफॉन विलियम को अकादमी में अपना पहला दोस्त मानती थी, इसलिए वह उसके बारे में और अधिक जानना चाहती थी। क्या तुम कुछ ज्यादा ही साहसी नहीं हो गए? विलियम ने अपने कमरे का दरवाजा बंद करते हुए पूछा। तुम लड़कों के छात्रावास में आए और मेरे कमरे में भी घुस आए। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूं? कुछ करो। जैसे क्या, बिग ब्रदर? शिफॉन ने कमरे में मौजूद इकलौते सोफे पर बैठते हुए पलटकर पूछा। विलियम अपने बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी कनपटी रगड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिफॉन सचमुच अनजान थी या फिर वह सिर्फ उसके साथ मजाक कर रही थी। शिफॉन को देखकर कोई भी यही सोचेगा कि वह सिर्फ 11 या 12 साल की बच्ची है, लेकिन विलियम के पास सिस्टम होने के कारण गुलाबी बालों वाली ये लड़की अपनी उम्र को छिपा नहीं पाएगी, चाहे वह जीवन भर चुप ही क्यों न रहे। विलियम्स को जिस दूसरी बात से परेशानी थी वह थी शिफॉन की नस्ल। नेरेजा, आधा बौना आधा दानव। नेरेजा एक सामान्य शब्द था जिसका प्रयोग राक्षसी मूल वाली संकर नस्लों के लिए किया जाता था। हालांकि ऐसे मिलन के लिए अन्य विशिष्ट नाम भी थे, लेकिन हेस्टिया की दुनिया में ये शब्द सबसे अधिक प्रचलित था। विलियम आधा एल्फ था और उसके माता पिता एक इंसान और एक उच्च एल्फ थे। हालांकि विलियम का मन शिफॉन से उसके माता पिता के बारे में पूछने का बहुत कर रहा था, लेकिन वह ऐसा करने में हिचकिचा रहा था। उसे बौने को देखने का मौका तो नहीं मिला था, लेकिन वह शा और झू के रूप में राक्षसों को पहले ही देख चुका था। उस प्रणाली के अनुसार बौनों की लंबाई केवल 4 से 5 फीट होती थी और उनका शरीर चौड़ा और मजबूत होता था। शिफॉन का शरीर किसी आम लड़की की तरह पतला और कोमल था। इससे विलियम को यह विश्वास हो गया कि उसके शरीर की बनावट उसके दानव माता पिता से मिली है, जबकि उसकी लंबाई उसके बौने माता पिता से मिली है। तो इसे कहते हैं कानूनी लोली। विलियम ने उस लड़की को देखते हुए सोचा जो उसकी लॉलीपॉप चाटने में व्यस्त थी। नोट: लड़कों, तमीज से पेश आओ। शिफॉन को विलियम की निगाहें महसूस हुईं और उसे लगा कि विलियम उसे अपने करीब बुलाना चाहता है। गुलाबी बालों वाली लड़की सोफे से उठी और विलियम के बिस्तर की ओर चल पड़ी। जिज्ञासावश उसने गद्दे को दबाकर देखा कि वह कितना नर्म है। बड़े भाई, आपका बिस्तर बहुत आरामदायक है, क्या मैं इस पर लेट सकती हूँ? शिफॉन ने पूछा। क्या हर छात्रावास में सभी बिस्तर एक जैसे नहीं होते? विलियम ने खुद एक सवाल पूछते हुए जवाब दिया। शिफॉन कुछ देर के लिए चुप हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह विलियम के सवाल का जवाब देने या न देने को लेकर दुविधा में थी। कुछ मिनट बीतने के बाद शिफॉन ने जवाब दिया, बड़े भाई, मैं लड़कियों के छात्रावास में नहीं सोती। विलियम ने भौहें चढ़ाते हुए उस छोटी बच्ची से जवाब जानने की कोशिश की। थोड़ी पूछताछ के बाद उस आधे एल्फ को आखिरकार अपने सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन उसे वह जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया।
शिफॉन के अनुसार अकादमी ने उसे कोई कमरा आवंटित नहीं किया और केवल अस्तबल को ही उसके विश्राम क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया। विलियम को ये जानकर गहरा सदमा लगा कि उस छोटी बच्ची को अकेले ही अपना ख्याल रखने के लिए छोड़ दिया गया है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उसने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने ध्यान दिया था कि शिफॉन की वर्दी काफी गंदी थी, यहां तक कि कचरा फेंकने जाने से पहले भी। अब जब उसे पता चला कि अकादमी में लड़की के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो विलियम ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। विलियम की कमजोरियों में से एक छोटे बच्चे थे। वे उसे अनाथालय में पाले पोसे अपने छोटे भाई बहनों की याद दिलाते थे। यही कारण था कि वह ईव और ब्रियाना को लेकर बहुत सतर्क रहता था और यह सुनिश्चित करता था कि वे दोनों किसी भी नुकसान से सुरक्षित रहें। शिफॉन 18 साल की थी, लेकिन उसकी शक्ल सूरत एक बच्ची जैसी थी। भले ही वह ये बात मानना न चाहता हो, लेकिन उसे उस पर तरस आता था और वह उसकी भलाई के लिए कुछ करना चाहता था। उसी क्षण विलियम को सोते हुए व्यक्ति की धीमी सांसें सुनाई दी। शिफॉन उसके बिस्तर पर सो गई थी, उसके चेहरे पर शांति का भाव था। तुम बहुत असहाय हो, विलियम ने सिर हिलाते हुए मन ही मन सोचा। फिर उसने उसके जूते उतारे और उसे सोने के लिए अधिक आरामदायक स्थिति में लाने में मदद की। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और दो लोग बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गए। विल, तुम क्या कर रहे हो? एशे ने अविश्वास से भरे स्वर में पूछा। विल, तुमने ऐसा कैसे किया? राजकुमारी सिडोनी ने अपने होठों को हाथ से ढक लिया। ऐश की तरह उसे भी अपनी आंखों से दिख रहे दृश्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। विलियम ने अपने प्रेमियों की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। ओह, आपका फिर से स्वागत है। बस 1 मिनट रुकिए, मैं अपना काम खत्म करने ही वाला हूँ। हाँ, फेल्फ इस समय शिफॉन के सोए हुए शरीर को इस तरह पकड़े हुए थी जिससे कई गलतफहमियां पैदा हो सकती थीं। एशे ने दरवाजा बंद किया और उसे ताला लगा दिया। राजकुमारी सिडोनी ने अपनी आंखें सिकोड़ी और विलियम को नाबालिगों पर हाथ उठाने के बारे में सबक सिखाने के इरादे से बिस्तर की ओर बढ़ी। जब वह बिस्तर से कुछ ही मीटर दूर थी, तो शिफॉन ने नींद में विलियम की ओर हाथ बढ़ाया और उसकी बांह पकड़ ली। बड़े भाई, मजा आया, शिफॉन ने नींद में कहा। मुझे और चाहिए। उन भ्रामक शब्दों को कहने के बाद गुलाबी बालों वाली लोली एक बार फिर सो गई। ऐश और राजकुमारी सिडोनी ने लड़की की गंदी और सिकुड़ी हुई वर्दी को देखा, फिर विलियम की ओर देखा जो सो रही लड़की के ठीक ऊपर था। विल, हमें बात करनी है, एशे ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। राजकुमारी सिडोनी भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें पहले ही सुनहरी हो चुकी थीं। स्पष्ट था कि दोनों ने लड़की के शब्दों और विलियम की वर्तमान स्थिति को गलत समझा था। आधे एल्फ ने अपने नीचे सो रही लड़की को देखा, फिर अपना ध्यान अपनी दो प्रेमिकाओं की ओर मोड़ा, जो उसे अपनी आंखों में हत्या की भावना से घूर रही थी। वह जानता था कि अगर उसने बातों को ठीक से नहीं समझाया, तो आज रात किसी को फर्श पर सोना पड़ेगा। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।